जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। रविराज सिंह मेरा नाम है और दिल्ली एनसीआर से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। लगभग 11.5 साल मुझे हो गए मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए। इन 11.5 साल में 6.5 साल एज ए स्टॉक ब्रोकर भी मैं काम कर चुका हूँ, तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस अपने साथ हो गया है। एंड लास्ट कपल ऑफ ईयर से मास्टरमाइंड कैपिटल की अपनी शुरुआत की। इंडिविजुअल हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं उनकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में, ताकि कंसिस्टेंट इनकम भी आए, साथ साथ हमारे फ्यूचर के गोल्स पूरे हों और हम वेल्थ क्रिएशन की तरफ भी आगे बढ़े, फाइनेंशियल फ्रीडम तक चीज़ों को लेके चले, है ना। इसी सीरीज में हमारी दो वेबिनार होती हैं। एक वेबिनार हम सैटरडे इवनिंग 8 PM करते हैं, जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, उसकी ज़रूरत क्यों है, महंगाई कैसे हमारी सेविंग्स को ख़त्म कर रही है। तो बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम, आप समझ ही रहे हैं नाम से, हम अवेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट क्यों करना जरूरी है, मतलब कहाँ करना जरूरी है। और आज का जो संडे हमारा वेबिनार होता है 11 AM, ये वेबिनार हम लोग लेके आते हैं स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी गहराई में बात करने के लिए, जिसमें हर संडे हम किसी ना किसी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। वो स्ट्रेटेजी कमोडिटी, इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर होती है। तो एवरी संडे सॉरी, एक नई स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा लर्निंग भी बनता रहे और आपको ये भी अनुभव हो कि हमारे पास किस तरीके का एक्सपीरियंस है। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट करते हैं तो हम आपको किस तरीके की सर्विस या किस तरीके की रिसर्च आप लोगों के साथ हम शेयर कर सकते हैं, राइट। एक छोटा डिस्क्लेमर, इस पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान मैं कुछ चार्टिंग आपके सामने डिस्कस करूंगा, कुछ स्क्रिप्ट के नाम मैं हो सकता है इस बीच लेने की कोशिश करूंगा। तो वो सारी स्क्रिप्ट जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनको रिकमेंड करने का मेरा फिलहाल अभी कोई इरादा नहीं है। तो जस्ट वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस, एग्जाम्पल के लिए मैं चीज़ों को डिस्कस करूंगा। उन चीज़ों को आप लाइव रिकमेंडेशन नहीं ले सकते। तो उन चीज़ों को आधार बना के आप सिर्फ ट्रेड नहीं डाल सकते, है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होंगे वो आप ही की जिम्मेदारी में होंगे, राइट। चलिए, तो एक बहुत अच्छी चीज़ हम लोग शुरू में डिस्कस करेंगे, ट्रेडिंग एंड ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट। ठीक है। तो ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग स्क्रिप्ट में क्या अंतर होता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? अपने विचार कोई रखना चाहे कि ट्रेडिंग स्क्रिप्ट किसको बोलते हैं और ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट किसको बोलते हैं। देखिए, जब हम इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, राइट, आप में से अगर कोई कैमरा ओपन कर सकता है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना, इंटरेक्शन इजी हो जाएगा। ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट क्या होता है? जब हम इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, हम किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं वहाँ पे, राइट। क्यों खरीद सकते हैं? क्योंकि एक स्टॉक लॉन्ग टर्म के अंदर अपने आप को मैनी फोल्ड कर सकता है, मतलब अनफोल्ड कर सकता है, वो कई गुना रिटर्न दे सकता है। ठीक है। अगर हम पिछले कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो हमने लास्ट ईयर हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया BSC, जो पूरे 1 साल में 3 गुने से ज़्यादा हो गया, है ना। एक स्टॉक कुछ साल पहले हमने IPO में रिकमेंड किया था, IRFC, 25 रुपए का स्टॉक 250 रुपये चल गया अगले 3 से 4 साल के अंदर, है ना। ऐसे तमाम एग्जाम्पल, आप जोमेटो का एग्जाम्पल देखेंगे, 40-50 रुपए का स्टॉक 300 रुपए के करीब टच कर गया, और मुश्किल से मुश्किल 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर, है ना। तो मैं ये क्या एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इक्विटी के अंदर जो स्क्रिप्ट्स होती हैं उनके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो कुछ महीनों या कुछ सालों में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी हो सकते हैं। आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे ऐसे कुछ स्टॉक जो बहुत जल्दी बहुत तेजी से ग्रो कर जाते हैं, राइट। होता है ऐसा। कुछ इस तरीके के स्टॉक्स है ना, जैसे मैंने जोमेटो का नाम लिया, जैसे मैंने नाम लिया आपका BSC का, है ना। हम और भी, मतलब ये तो जस्ट मेरे जबान पे आ गए कुछ नाम, अदरवाइज कुछ और नाम भी हैं जो एट प्रेजेंट शायद उतने याद नहीं आएंगे, बट आप लोगों के दिमाग में भी होंगे। तो इक्विटी में क्या हुआ, शेयर्स में क्या हुआ कि एक स्टॉक अपने आप को कई गुना कर सकता है, कुछ महीनों के अंदर भी और कुछ सालों के अंदर तो डेफिनेटली कर सकता है ना। बट अगर हम बात करें कमोडिटी की, तो कमोडिटी सेक्टर में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं गोल्ड के अंदर, कमोडिटी सेक्टर में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं सिल्वर के अंदर। क्या आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि आज गोल्ड का प्राइस अगर 1 लाख रुपए है, अगले 2-3 साल के अंदर ये 5 लाख हो जाएगा? जी। क्रूड ऑयल का भाव क्या अगले 2-3 साल के अंदर 4-5 गुना हो सकता है? क्या सिल्वर का प्राइस अभी 1 लाख रुपए, 1,12,15,000 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है,
क्या सिल्वर अगले 2 से 3 साल के अंदर अचानक से 5-7 लाख रुपए चला जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं होगा, है ना। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि कमोडिटी के जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो इंटरनेशनली लिंक होते हैं। उनका प्राइस सिर्फ उनकी डिमांड सप्लाई पे नहीं होता, उनका ग्लोबल एक रेशो होता है ना। जहाँ इक्विटी के अंदर कोई कंपनी की परफॉर्मेंस या उसकी डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस इफेक्ट करता है, वहीं अगर हम कमोडिटी की बात करें तो उसके प्राइस के घटने या बढ़ने के ग्लोबल बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिनकी वजह से वो प्राइस एक ही डायरेक्शन में लगातार ट्रेड नहीं कर पाता, है ना। तो क्या बात हुई यहाँ तक अभी तक कि ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट, जो हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं कि वो लगातार एक ट्रेंड में बना रह सकता है। एक स्टॉक के अंदर अगर एक तेजी शुरू हुई तो वो तेजी कई साल तक भी बनी रह सकती है। ठीक है, वो अलग बात है कि बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए गिरावट आती है, बट उस तेजी को हम फील कर सकते हैं, उस तेजी को हम वेल्थ क्रिएशन में यूज कर सकते हैं एक लंबे समय तक। ठीक है, जैसे मैं अगर बीएससी का एग्जांपल दे रहा हूँ तो 2,500 का स्टॉक 7,500 होने के बाद भी मैं उसको बेच नहीं रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये फिर से 7,500 हो जाएगा 2,500 होने के बाद, यहाँ से भी 3 गुना। तो वो पोटेंशियल मुझे नजर आ रहा है कुछ स्टॉक के अंदर। बट अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करेंगे तो कमोडिटी मार्केट में ट्रेंड की बजाय ट्रेंडिंग मौके ज्यादा मिलेंगे, है ना। इसको थोड़ा आसान शब्दों में बात करें तो ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट का मतलब जो लगातार एक ट्रेंड के अंदर बनी रह सकती है, और ट्रेडिंग स्क्रिप्ट का मतलब जो लगातार एक ही ट्रेंड में नहीं रहेगा, वहां आपको मल्टीपल अप एंड डाउन ज्यादा देखने को मिलेंगे। गोल्ड का प्राइस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 1 लाख रुपए है, तो कभी वो 1,10,000 आएगा, वापस वो 90,000 जाएगा। वो 1,30,000 जाएगा, वो वापस हो सकता है कि 90,000 1 लाख रुपए आ जाए। तो वो एक ही ट्रेंड में लगातार कहीं कहीं साल बिता लेना, वो ट्रेडिंग स्क्रिप्ट कहलाता है, सॉरी ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट कहलाता है। और एक ही ट्रेंड में ना बने रहने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, वो ट्रेडिंग स्क्रिप्ट की होगी। तो कमोडिटी की खास बात क्या हुई कि एज ए ट्रेडर, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं तो इक्विटी की ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट हमारे लिए बहुत बढ़िया हो सकती है। बट अगर मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, मुझे एक मंथली इनकम चाहिए, कई लोग इंट्राडे पे काम करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए भी ट्रेडिंग स्क्रिप्ट कमोडिटी मार्केट में ज़्यादा मिल सकती है। क्योंकि ट्रेडिंग मार्केट में क्या होगा, अप एंड डाउन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक रेंज के अंदर बाजार रहता है और बाजार ऊपर जाता है, उस रेंज के अपर साइड को टच करता है, वापस उस रेंज के नीचे साइड को आता है ना। तो वहां पे ट्रेडिंग मौके ज़्यादा बन सकते हैं, हम नीचे साइड खरीद सकते हैं, ऊपर साइड बेच सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ क्लियर हुई कि ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कमोडिटी सेक्टर जो है वो ट्रेडिंग स्क्रिप्ट पे ज़्यादा निर्भर करता है। ठीक है, चलिए। तो कमोडिटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो लोग कमोडिटी में बिल्कुल नए हैं, पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो मैं एक बेसिक चीज़ आपके साथ डिस्कस करता हूँ कमोडिटी मार्केट की। जस्ट लाइक जैसे इक्विटी मार्केट में होता है एक स्टॉक का एक स्पॉट प्राइस होता है, जो हम कैश मार्केट में किसी स्टॉक को खरीदते हैं, जहाँ कोई एक्सपायरी का झंझट नहीं होता, जहाँ कोई मिनिमम लॉट साइज का भी झंझट नहीं होता। आप अपनी मर्जी से वहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिलायंस खरीदना चाहते हैं, मारुति खरीदना चाहते हैं, इन्फोसिस खरीदना चाहते हैं, तो कितना शेयर आपको खरीदना है कैश मार्केट में, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप एक शेयर लगा के जो मर्जी क्वांटिटी वहां पे खरीद सकते हैं। बट जैसा फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, फ्यूचर मार्केट में एक मिनिमम लॉट साइज डिसाइडेड होता है। ये इक्विटी में भी फ्यूचर मार्केट ट्रेड होता है कुछ 200-250 शेयर के बीच में, है ना। तो वहां पे भी एक लॉट साइज डिसाइड होगा। जैसे रिलायंस की हम बात कर रहे हैं तो एक 500 रुपए का लॉट साइज हो गया रिलायंस का, 500 शेयर का। तो अगर मैं रिलायंस को फ्यूचर में खरीदने जाऊंगा तो मुझे मिनिमम 500 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी, राइट। और फ्यूचर मार्केट में दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है एक्सपायरी, है ना। हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। इक्विटी मार्केट के अंदर वो एक्सपायरी हर महीने होती है। कमोडिटी मार्केट में अलग अलग स्क्रिप्ट में एसआईपी सॉरी एक्सपायरी 1 महीने से लेके 2-2 3-3 महीने तक की भी हो सकती है ना। लेकिन एक्सपायरी होगी। अगर फ्यूचर मार्केट है तो एक्सपायरी होगी ही होगी। कमोडिटी के अंदर क्या है, कमोडिटी के अंदर कैश मार्केट में, स्पॉट मार्केट में ट्रेडिंग अलाउ नहीं है ना। अगर हम कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ट्रेड करने के लिए ओनली फ्यूचर मार्केट ही अवेलेबल है। तो हम कमोडिटी में चाह के भी स्पॉट मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो फ्यूचर मार्केट के जो भी बेनिफिट्स होंगे वो हमें कमोडिटी मार्केट में देखने को मिलेंगे। वो क्या बेनिफिट होंगे वो मैं आगे कुछ स्लाइड में डिस्कस करूंगा।
जैसे इक्विटी मार्केट में दो एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है मोस्टली, हालांकि एक्सचेंज दो से ज़्यादा भी है, बट मोस्टली जो वॉल्यूम्स है, जो ज़्यादातर ट्रेडिंग है, वो एनएससी और बीएससी एक्सचेंज के अंदर ज़्यादा काम होता है। सेम अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें, यहाँ पे भी हमारे पास दो एक्सचेंजेस हैं, एमसीएक्स और एनसीडीईएक्स। ठीक है। एनसीडीईएक्स जो है, ये बेसिकली जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी होती है, गुड़, चना, कपास, राइट, ये उन चीज़ों के की ट्रेडिंग यहाँ पे होती है। और एमसीएक्स जो है, यहाँ पे ट्रेडिंग होती है कुछ मेटल्स और एनर्जी से रिलेटेड स्क्रिप्ट्स की, है ना। जैसे मैंने कुछ नीचे पॉपुलर कमोडिटीज लिखी, तो ये सारी जो कमोडिटीज हैं ये एमसीएक्स पे ट्रेड होती हैं, जिसके अंदर कुछ प्रीसियस मेटल जैसे गोल्ड और सिल्वर के अंदर ट्रेडिंग होती है, एनर्जी से रिलेटेड क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर ट्रेडिंग होती है, और कुछ बेस मेटल जैसे कॉपर, जिंक, लेड, निकल, एल्यूमिनियम, इन चीज़ों के अंदर ट्रेडिंग होती है ना। तो ये सारा ट्रेड जो मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे, सारी स्क्रिप्ट कौन सी एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है? एमसीएक्स के ऊपर। एनसीएक्स के मैंने एग्जांपल क्यों नहीं लिखे? क्योंकि एनसीडीएक्स पे एनसीडीएक्स के एग्जांपल इसलिए नहीं लिखे क्योंकि एनसीडीएक्स में वॉल्यूम कम होता है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड सप्लाई बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड हो जाती है, जो कई बार हमारे लिए रिस्क भी पैदा कर देती है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो गई तो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है ना। और छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट हो जाता है, इसलिए मैं पर्सनली एनसीडीएक्स वाली में ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ। तो हमारा पूरा रंजन जी, फोकस। हाँ जी। रंजन जी, पेट्रोलियम का भी कुछ रोल है क्या इसमें? पेट्रोलियम का भी कुछ है क्या शेयर मार्केट में? ये पेट्रोल पेट्रोल का इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ का इफेक्ट पेट्रोलियम पे जरूर जाएगा। अगर क्रूड ऑयल के अच्छा। भाव ऊपर नीचे होंगे तो हम्म। आप ये समझो कि मतलब एक पूरी इंडस्ट्री में बहुत बदलाव हो जाते हैं, है ना। क्रूड ऑयल बहुत मैटर करता है, ना सिर्फ कमोडिटी मार्केट में, इवन इक्विटी मार्केट में भी, है ना। कैसे मैटर करता है? देखिए, अगर क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो इक्विटी मार्केट पे क्या फर्क आता है? बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कच्चे तेल को अपने प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करती हैं। तो अगर क्रूड का भाव महंगा होगा तो उनका रॉ मटेरियल महंगा होगा, रॉ मटेरियल महंगा होगा तो प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट ज़्यादा आएगी, कॉस्ट ज़्यादा आएगी और बिकेगा सेम प्राइस पे, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मार्जिन कम होगा। तो क्रूड का बढ़ना एक ऐसी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है जो अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करती है। जैसे कुछ पेंट कंपनियां हो गई, कुछ एफएमसीजी कंपनियां हो गई, राइट। इसके अलावा अगर एविएशन इंडस्ट्री के अंदर आप जाओ, एरोप्लेन के अंदर, तो वहां पे भी क्रूड ऑयल का बहुत इम्पैक्ट आता है, क्योंकि क्रूड बढ़ेगा तो उनके लिए फ्यूल महंगा होगा, और फ्यूल महंगा होगा तो उनकी पर फ्लाइट की जो कॉस्टिंग है वो भी महंगी होगी, अगेन उनके प्रॉफिट के मार्जिन के ऊपर फर्क आएगा, है ना। तो क्रूड ऑयल ना सिर्फ कमोडिटी, इवन इक्विटी के लिए भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो इस पर नज़र रखनी चाहिए, राइट। तो एनर्जी से रिलेटेड दो चीज़ें हुई। एनसीडीएक्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं क्यों पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चीज़ें डिपेंड हो जाती है, और उनके जरिए जो वोलेटिलिटी है, जो रिस्क है, वो थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। हमारा फोकस किस चीज़ के ऊपर रहना चाहिए? ओनली ऑन एमसीएक्स। और एमसीएक्स के ऊपर कितनी चीजें ट्रेड हो रही है जो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई हैं, राइट। तो कमोडिटी मार्केट का ओवरव्यू भी समाप्त हुआ। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से लाइव पूछ सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसको इक्विटी मार्केट से कंपेयर करने की कोशिश करें, राइट, तो इक्विटी मार्केट से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले इक्विटी मार्केट में जो है वो ट्रेड होते हैं कंपनी के शेयर, और कमोडिटी मार्केट के अंदर जो कमोडिटीज है, फिजिकल कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, वो ट्रेड होते हैं। ये फिजिकल कमोडिटी होती है, गोल्ड को आप फिजिकल भी खरीद सकते हो, क्रूड ऑयल को आप फिजिकल भी खरीद सकते हो, कॉपर को आप फिजिकल भी खरीद सकते हो। तो यहाँ पे फिजिकल कमोडिटी ट्रेड ट्रेड होती हैं, और इक्विटी मार्केट में सिर्फ कंपनियों के शेयर्स ट्रेड होते हैं, जो फिजिकल अवेलेबल नहीं होते, डिजिटल एसेट के रूप में, पेपर के रूप में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, राइट। जो प्राइस इन्फ्लुएंस होता है, प्राइस के घटने या बढ़ने के कारण क्या होता है? इक्विटी मार्केट में होता है कंपनी का परफॉर्मेंस। अगर कंपनी की सेल्स अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा है, भाव ऊपर जाएगा। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, सेल लगातार घट रही है, कर्ज बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन घट रहे हैं, तो कंपनी के शेयर की वैल्यू डाउन जाएगी, है ना। कमोडिटी मार्केट में जो प्राइस इन्फ्लुएंस होगा, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया
कि ग्लोबल सप्लाई और डिमांड से, ग्लोबल रीजन होते हैं कई जगह जिनकी वजह से ये प्राइस अप एंड डाउन करता है, राइट। वोलेटिलिटी, इक्विटी मार्केट में वोलेटिलिटी धीमे होती है। जो शेयर्स हैं वो ऐसा नहीं होगा कि बहुत इंट्राडे के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, कमोडिटी मार्केट में वो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। तो वोलेटिलिटी जो है वो कमोडिटी मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है, इक्विटी मार्केट में मोस्टली इन्वेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल गेन के लिए, कि हम लंबे समय में अपनी वेल्थ क्रिएट करें, लॉन्ग टर्म में हम अपने गोल्स को पूरा करें, है ना, इन्फ्लेशन को बीट करें इवन। जबकि कमोडिटी मार्केट में जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है दो तरीके से, या तो मैं ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहता हूँ, या मैं अपने इक्विटी मार्केट के रिस्क को हेज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट में मुझे लग रहा है कि गिरावट आ सकती है और मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू डाउन जा सकती है, तो मैं कमोडिटी मार्केट में कुछ पोजीशन बना के अपने इक्विटी के पोर्टफोलियो को हेज कर सकता हूँ, ताकि उस गिरावट का पूरा असर मेरे ऊपर ना पड़े। तो हेजिंग के लिए कमोडिटी का इस्तेमाल हो सकता है, और इवन ट्रेडिंग से मंथली इनकम जनरेट करने के लिए भी कमोडिटी का इस्तेमाल हो सकता है। मनीषा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। हाँ, तो रविराज जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि इसमें होल्ड थोड़ी कर सकते हैं पोजीशन को हम लोग, क्योंकि एक्सपायरी तो मंथ एंड पे होगी ना, तो पूरे जी, महीने होल्ड नहीं कर सकते कभी किसी चीज। डेफिनेटली, इसीलिए वो स्ट्रेटेजी आपको उसी हिसाब से बनानी पड़ती है ना, क्योंकि अच्छा। इन यहाँ पे अब देखिए, हैजिंग हमेशा के लिए नहीं होती ना। मैं अगर 10 साल के लिए कोई स्टॉक होल्ड कर रहा हूँ तो मुझे उसके अगेंस्ट हैजिंग 10 साल के लिए नहीं बनानी। अगर मैं हमेशा हैजिंग पोजीशन में रहूंगा तो मेरी वेल्थ क्रिएट कैसे होगी। हैजिंग तभी की जाती है जब हमें मार्केट में कुछ अनहोनी होने की उम्मीद होती है। मुझे लग रहा, देखिए मेरे पास कोई पोर्टफोलियो है, 5-10 लाख रुपए का हेजिंग को एक्सप्लेन करिए रविराज जी, हेजिंग को कल भी पूछा था किसी ने क्वेश्चन, हेजिंग क्या होता है वैसे। जी, देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास 5-10 लाख रुपए का कोई पोर्टफोलियो है, राइट। और अगर कोई भी ऐसी खबर मार्केट में है जिसकी वजह से हमें लगता है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, या एक एक मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, और वो मोमेंटम मेरे अगेंस्ट भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। वो क्या मोमेंटम हो सकता है, वो मान के चलो कि कोई इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हो, इलेक्शन के रिजल्ट पे मार्केट में उठापटक हो सकती है, राइट। कोई बजट आने वाला हो, कोई आरबीआई की पॉलिसी आने वाली हो, या ग्लोबल कुछ इशू हो सकता है, जैसे अभी लास्ट 2-3 मंथ से एक तलवार लटकी हुई थी टैरिफ वॉर की, कि ट्रम्प कितना टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाएंगे। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मार्केट की एक्चुअल डायरेक्शन किधर की होने वाली है। और क्योंकि मेरे पास एक पोर्टफोलियो है 5-10 लाख रुपए का, और अगर मार्केट ने डायरेक्शन नेगेटिव साइड की पकड़ ली, तो मेरे पोर्टफोलियो पे मुझे लॉस हो सकता है, मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू डाउन जा सकती है। उस डाउन मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए हम करते हैं हेजिंग का इस्तेमाल। तो हेजिंग क्या होता है, लेट्स से कि मार्केट में डाउन फॉल आने वाला है, और अगर मैं कुछ ऐसी पोजीशन क्रिएट कर लूं जो मार्केट के गिरने के बाद भी मुझे प्रॉफिट दे, तो मेरा पोर्टफोलियो वहां पे हेज हो जाता है, एक तरीके से सिक्योरिटी मुझे मिल जाती है। अब ये हेजिंग कैसे हो सकती है, अगर हम इक्विटी मार्केट की हेजिंग इक्विटी मार्केट में ही करना चाहें, तो अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट हम कुछ शॉर्ट सेलिंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट गिरेगा तो पोर्टफोलियो की वैल्यू गिरेगी, बट शॉर्ट सेलिंग पोजीशन में मुझे प्रॉफिट आएगा। तो जितना लॉस मुझे पोर्टफोलियो में होगा, उसका कुछ हिस्सा मैं शॉर्ट सेलिंग से कवर कर सकता हूँ, है ना। अगर मैं इक्विटी मार्केट की हेजिंग कमोडिटी मार्केट से या ग्लोबल मार्केट से बनाना चाहूँ, तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई अनसर्टेनिटी होती है, जब भी मार्केट में अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होती है, तो एक पैनिक का माहौल क्रिएट होता है। और जब पैनिक आता है, तो सबसे पहले लोग इक्विटी मार्केट में अपनी पोजीशन से बाहर आते हैं, अपने पोर्टफोलियो से बाहर आते हैं। तो इक्विटी मार्केट में क्या हावी होता है, सेलिंग प्रेशर। और जब इक्विटी मार्केट में पैनिक में सेलिंग प्रेशर आता है, तो इक्विटी मार्केट में एक गिरावट का दौर शुरू हो जाता है। अब इक्विटी मार्केट में सेलिंग हुआ, दैट मीन्स लोगों ने अपना फंड्स को फ्री किया। वो फंड्स फ्री होके कहाँ जाता है, अनम्यूट करके बताओ। वो कमोडिटी पे। फंड, जब वो फंड्स फ्री होता है तो लोग उस फंड को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां उनको सेफ्टी मिले, ठीक है। और गोल्ड को एक सेफ नहीं कैटेगरी में माना गया है। नहीं रविराज, जरूरी थोड़ी है कि भाई अगर उसमें मार्केट गिरे इक्विटी देखिए, में जरूरी तो तो कुछ भी कमोडिटी नहीं में है, तो उठेगा। जरूरी तो कुछ भी नहीं है, ये सब थॉट प्रोसेस है। और जो अच्छा, काम करते हैं, प्रोडक्शन है हमारा। जो 80-90% ये चीजें काम करती हैं, तो जरूरी नहीं ओके। होता 100%, कुछ जरूरी नहीं होता, है ना। लेकिन जो मोस्टली चीजें काम करती है, मैं वो सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि कमोडिटी मार्केट में सेलिंग आएगी, कमोडिटी मार्केट से पैसा निकलेगा,
और वो पैसा निकल के एक ऐसी एसेट क्लास के अंदर जाता है जो कमोडिटी के मुकाबले, इक्विटी के मुकाबले थोड़ा सा सेफ साइड माना जाता है, दैट इज गोल्ड। आप कभी नोट करोगे, जब भी इक्विटी मार्केट में बहुत तेजी से सेलिंग आती है तब अचानक गोल्ड के प्राइस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्यों बढ़ना शुरू हो जाते हैं उसका रीजन आप समझिए, दो रीजन। पहला रीजन, कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट से पैसा विड्रॉ होता है और वो सारा पैसा गोल्ड में, कमोडिटी मार्केट में आना शुरू होता है। क्यों आना शुरू होता है, इसका रीजन है, देखिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दो दो कोई देश आपस में लड़ने शुरू कर दिए, एक वॉर शुरू हो गया है ना। जब एक वॉर का माहौल होता है, या थोड़ा सा मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, आपके शहर में कुछ ऐसा होने लगे कि आपको पता लगे कि अगले 10-15 दिन शायद घर के अंदर ही रहना पड़े, जैसे कोविड का दौर आया था। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीजें आएंगी, आप क्या करने की कोशिश करोगे? पैसे को इकट्ठा करेंगे सबसे पहले तो। पैसा बाद में करोगे, आप पहले 15 दिन का राशन इकट्ठा करोगे। हाँ। आप जी। ये खाने की सुनिश्चित व्यवस्था करोगे करेंगे कि हम पहले। सर्वाइवल कैसे करेंगे अगले 15 दिन 20 दिन, जी। है ना। जी, बिल्कुल सेम वे में बिल्कुल। जब पैनिक का माहौल होता है तो लोग अपनी कैपिटल रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। सर्वाइवल की तो वहां पे बात नहीं होती, क्योंकि कोई देश अकेला तो सर्वाइवल नहीं करता, वो तो जो जनता है वो देख लेगी। लेकिन एज ए कंट्री, वहां पे डिमांड जो होती है ना वो गोल्ड की होती है, तो लोग गोल्ड को रिजर्व करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी, हम गोल्ड से ही खरीदेंगे। और गोल्ड होगा तो हमारी करेंसी भी स्ट्रांग होगी। तो जब भी कोई पैनिक का माहौल क्रिएट होता है, कोई वॉर जैसी सिचुएशन होती है, तो गोल्ड की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। और गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, उधर इक्विटी से पैसा निकल के गोल्ड में शिफ्ट हो रहा है, तो गोल्ड के प्राइस अचानक से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप कभी भी चार्ट निकाल के देखना, जब जब वॉर हुए हैं इक्विटी मार्केट डाउन गया है और गोल्ड ऊपर गया है। ये कोरिलेशन होता है, ठीक है। तो ये कोरिलेशन कहाँ काम करता है, ये कोरिलेशन हमारी हेजिंग में काम करता है। कि मेरे पास पोर्टफोलियो है और मैं उस पोर्टफोलियो को बेचना भी नहीं चाहता हूँ, बट मुझे मार्केट गिरने का भी डर है, तो मैं इक्विटी मार्केट की पोजीशन को अपनी कमोडिटी मार्केट की पोजीशन से हेज कर सकता हूँ। और हेजिंग नहीं भी है हमारा पर्पस तो भी, ट्रेंडिंग मार्केट है, बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, तो एक स्पेकुलेशन के लिए भी, नॉर्मल डे ट्रेडिंग के लिए भी, मंथली इनकम जनरेट करने के लिए भी कमोडिटी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है ना। लास्ट ट्रेडिंग आवर्स, अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो लगभग 6.25 घंटे ये मार्केट ओपन रहता है, सुबह 9 बजे से 9:15 से 3:30 तक ये मार्केट चलता है। वहीं अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे हमें एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स देखने को मिलते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक कमोडिटी मार्केट ओपन रहता है। मतलब लगभग 2.5 गुना ज़्यादा इक्विटी मार्केट के मुकाबले, ठीक है। तो अगर एक मार्केट 2.5 गुना ज़्यादा समय तक ओपन है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि वहाँ पे हमें ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिल सकती है ना भाई। जितना टाइम, जितना मार्केट पूरा कमोडिटी का 2-2.5 दिन में खुलेगा, उतना एक ही दिन में कमोडिटी के अंदर हो जाता है ना। और इसी कारण कमोडिटी, क्योंकि एक ग्लोबल स्क्रिप्ट्स होती हैं, एक्सटेंडेड मार्केट आवर्स होते हैं, कमोडिटी मार्केट, प्लीज कोई विवेक जी, विवेक जी आपका थोड़ा शायद कर्सर ज्यादा मूव कर रहा है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए, तो कहने का मतलब वॉल्यूम जो होते हैं वो हमारे कमोडिटी मार्केट के अंदर ज्यादा होते हैं। तो कमोडिटी मार्केट इज बिगर देन इक्विटी मार्केट इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, राइट। चलिए आगे थोड़ी सी चीजें और हम लोग डिस्कस करते हैं, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। तो हर चीज के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी होती है और कुछ रिस्क भी होते हैं, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, राइट। इक्विटी मार्केट से रिलेटेड क्या अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस हैं, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी। तो जैसे मैंने बताया, ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग स्क्रिप्ट, तो कमोडिटी एक ट्रेडिंग स्क्रिप्ट के अंदर आता है, तो यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, खरीदारी और बिकवाली करने के मौके ज़्यादा बनेंगे, ट्रेड करने के मौके ज़्यादा बन सकते हैं, राइट। शॉर्ट सेलिंग इन फ्यूचर, क्योंकि सारा स्क्रिप्ट फ्यूचर मार्केट में ट्रेड होता है कमोडिटी में, तो हमें दोनों साइड बाजार के पैसा बनाने का मौका मिलता है। इक्विटी में, कैश मार्केट में हम शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, पैसा तभी बनेगा जब मार्केट ऊपर जाएगा। बट कमोडिटी के अंदर हम नीचे से ऊपर जाते हुए भी खरीदारी करके पैसा बना सकते हैं और ऊपर से नीचे आते हुए शॉर्ट सेलिंग के जरिए भी पैसा बनाया जा सकता है। तो दोनों तरफ बाजार में ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। हाई वोलेटिलिटी और हाई लिक्विडिटी, तो वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो वोलेटिलिटी ज़्यादा होने का एज ए ट्रेडर हमें फ़ायदा लगता है कि मुझे वोलेटिलिटी होगी तभी तो एक ट्रेडर को पैसा बनाने के चांस मिलेंगे। हम कोई स्क्रिप्ट खरीदें और वोलेटिलिटी ही ना आए, मैं कोई शेयर खरीद के बैठ जाऊं और शेयर ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो मेरा तो टाइम वेस्ट होता रहेगा।
तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, मुझे प्रॉफिट जल्दी बुक करने का मौका मिलता है, और लिक्विडिटी भी ज़्यादा होती है, तो लिक्विडिटी के कारण भी मुझे मार्केट में एंट्री एग्जिट में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया हेजिंग के लिए, या कई बार हम चाहते हैं कि एक ही मार्केट में मैं इन्वॉल्व ना रहूं, थोड़ा पैसा मैं इक्विटी में डाल के रखूं, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डाल के रखूं, थोड़ा मैं कमोडिटी के जरिए भी मार्केट में इन्वेस्ट रहना चाहता हूँ, राइट। तो डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। रिसर्च करने के लिए सिर्फ 9 कमोडिटी हमारे पास है। बिल्कुल सर, अभी अभी नीलंजन जी, हम कमोडिटी में अलग अलग स्क्रिप्ट में अलग अलग मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं, है ना। बस थोड़ी देर आप बने रहिए, हम प्रैक्टिकल सेशन की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो एक अच्छी बात क्या है, जैसे इक्विटी मार्केट में आप देखो लगभग 5,500 कंपनियां ट्रेड कर रही हैं। उन 5,500 कंपनियों में से आपके मतलब की अच्छी कंपनी कौन सी है ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का सब्जेक्ट हो जाता है। बट अगर मैं कमोडिटी मार्केट की बात करूं, और जैसे मैंने बताया कि हमारा फोकस एमसीएक्स पे ज्यादा होना चाहिए, एमसीएक्स पे ओनली 9 कमोडिटी ट्रेड होती है, सिर्फ और सिर्फ 9 कमोडिटी: गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, निकल। तो इन 9 स्क्रिप्ट से ज्यादा आपको 10-20 स्क्रिप्ट देखने तक की जरूरत नहीं है, रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है। तो बहुत छोटा, एक रिसर्च के नजरिए से देखे तो बहुत छोटा मार्केट हो गया, है ना। इसके बाहर हमें जाना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। और लॉन्गर ट्रेडिंग आवर्स, लगभग 2.5 गुना ज़्यादा, ये इक्विटी मार्केट से ज़्यादा टाइम तक मार्केट ओपन रहता है। तो जैसे मैंने नाम दिया है इस ट्रेडिंग सेशन को, कमोडिटी स्ट्रेटेजी फॉर प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनली क्या होता है, कई लोग अपनी जॉब में व्यस्तता के कारण इक्विटी मार्केट में एक्टिव नहीं रह पाते, राइट। हम अपने बिजनेस में पूरे दिन काम करते हैं, और पूरे दिन में इक्विटी मार्केट खुल के भी बंद हो जाता है ना। तो कई बार हम चाहते हैं कि भाई मैं रात को 5-6 बजे ऑफिस से आके अपने काम से फ्री होके, अगर मैं 6-7 बजे एक लैपटॉप लेके बैठ जाऊं, क्या मैं वहां पे कुछ सीख सकता हूं, क्या वहां पे मैं 1,000-2,000 रुपये कुछ दिन का बना सकता हूं, राइट। तो अच्छी बात प्रोफेशनल लोगों के लिए क्या है कि कमोडिटी मार्केट रात को 11:30 बजे तक ओपन रहता है, जिसकी वजह से मेरे पास कुछ इवनिंग टाइम भी है मार्केट को देने के लिए, है ना। तो ये भी कई बार एक शिकायत होती है कि सर टाइम नहीं है, मैं मार्केट करना तो चाहता हूँ बट टाइम नहीं है। तो टाइम का सोल्यूशन आपको कमोडिटी में मिल सकता है, राइट। चैलेंजेस क्या है, सर चैलेंजेस है सबसे पहले तो हाई लीवरेज, क्योंकि ये सारा मार्केट फ्यूचर मार्केट में ट्रेड होता है, और फ्यूचर मार्केट में लीवरेज हमेशा रहता ही है। हम लोग पूरा पैसा नहीं देते, हम लोग एक मार्जिन पे करके वहाँ पे एक बड़ा लोट साइज उठाते हैं, है ना। जैसे मैंने बात की आपको कि अगर जैसे रिलायंस का 500 शेयर का एक एक लोट साइज है, और रिलायंस का भाव अगर मैं 1,400 रुपये भी मानूं, तो 500 शेयर का लोट होगा तो ये लगभग 7 लाख रुपए का माल हुआ। मतलब रिलायंस का अगर मैं एक लोट खरीद रहा हूँ फ्यूचर मार्केट में, तो मैं कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहा हूँ? 7 लाख रुपए का। बट वो 7 लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट बाई करने के लिए, रिलायंस का एक फ्यूचर खरीदने के लिए मुझे कितना मार्जिन पे करना पड़ता है? नियर बाई 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपए में मैंने 7 लाख रुपए का माल लिया, इसका मतलब 5 लाख रुपए क्या हुआ? मेरे पास एक लीवरेज आ गया। लीवरेज क्या होता है? लीवरेज अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो लीवरेज अच्छा है, अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो लीवरेज बहुत बुरा है। बहुत बुरा, बुरा नहीं बहुत बुरा। तो स्मॉल मूव आएगा, छोटा प्राइस में मूव आएगा, आपको बड़े प्रॉफिट और बड़े लॉस हो सकते हैं। तो बड़े प्रॉफिट हर किसी को चाहिए, बट बड़े लॉस से वही बच सकता है जो डिसिप्लिन्ड होगा। अदरवाइज बड़े लॉस भी यहाँ पे संभव हो सकते हैं, है ना। प्राइस जो है वो ग्लोबल न्यूज से अफेक्ट होता है, तो कई बार हमें ग्लोबल लेवल पे अपनी जानकारी को अपडेट रखना पड़ेगा। ये भी एक एडिशनल चैलेंज आ जाता है। कई बार होता है कि हम इंडिया की खबरों को ही जान ले, वही बहुत है। आप करो सर ग्लोबल नजर रखो, ये एक चैलेंज में आ सकता है। गैप अप गैप डाउन का रिस्क हो सकता है ना। रात को 11:30 बजे बाजार बंद होता है, उसके बाद यूएस का मार्केट ओपन रहता है पूरी रात, दिन और रात के अंतर के बीच, है ना। वहाँ के पूरे दिन के बाजार में कुछ भी चीजें हो सकती हैं, जैसे हमारे यहाँ दिन भर में कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल से लेके बिजनेस चैलेंजेस हो सकते हैं, राइट। तो यूएस में भी देश तो ऐसे ही होते हैं ना। तो वहाँ दिन भर में कुछ भी हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे मार्केट में देखने को मिलेगा। और ये अगर कुछ बहुत बड़ा हो गया तो गैप अप और गैप डाउन मार्केट खुलने की संभावनाएं रहती हैं, वो भी एक रिस्क बना रहता है। रिस्क कैसे मैनेज करेंगे? इन सारे रिस्क को जो हमने लास्ट डिस्कस की, इन चैलेंज को कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहला, आपको कोई हाई लिवरेज नहीं रखना है, अपनी लिवरेज को कंट्रोल में रखेंगे। मैं इन सब चीज़ों का एग्जाम्पल से भी आपको बताऊंगा। लिवरेज कम रखना है सबसे पहला रिस्क मैनेजमेंट का टूल। हमेशा एक स्टॉप लॉस और टारगेट
अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आपको लगा के रखना है। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो टारगेट आता है और मुश्किल से 1-2 मिनट के बाद वो प्राइस नीचे आ जाता है। और ऐसे में अगर लाइव आप अवेलेबल नहीं थे, आपकी उंगलियां तेज नहीं चलती, तो शायद आप वो टारगेट पे प्रॉफिट बुक करने से चूक जाएंगे। तो आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस और टारगेट अपने सिस्टम में लगा के रखना चाहिए ऑलवेज, है ना। अवॉइड करिए गैप अप गैप डाउन के रिस्क को। आप इंट्राडे में ही रखेंगे अपनी पोजीशन को तो चलेगा। अब रात मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि मैं इंट्राडे में बिलीव कम करता हूँ, राइट। तो मैं पोजिशनल ट्रेडिंग में बिलीव करता हूँ। तो पोजिशनल का मेरा मतलब क्या हुआ कि मैं इक्विटी में कोई ट्रेड बना रहा हूँ तो मेरा ये उद्देश्य नहीं होता कि मैं इससे आज ही बाहर आ जाऊंगा। मुझे मुझे हो सकता है कि उस ट्रेड से मुझे कल या परसों तक उसको होल्ड करना पड़े, या 10-15 दिन तक भी होल्ड करना पड़े। लेकिन कई बार होता है कि 2-3 दिन में भी हमें एक अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल जाते हैं। बट आप देखो ना, वो 2-3 दिन का मार्केट यहाँ पे एक ही दिन में ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे भाई अगर मैं इक्विटी के मुकाबले देखूं तो सुबह की पोजीशन अगर मैं रात तक होल्ड कर रहा हूँ तो इक्विटी में तो वो 2-3 तीसरा दिन आ जाएगा, है ना। तो इंट्राडे यहाँ पे थोड़ा किया जा सकता है ना। और मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि इंट्राडे ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ग्लोबल चीज़ों से प्राइस अफेक्ट होगा और उनके जरिए मार्केट में बहुत बड़े गैप अप गैप डाउन की संभावना होती है। प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस की संभावना बढ़ जाती है। तो कोशिश करो आप अपने ट्रेड्स को इंट्राडे करो, डे एंड पे उसको खत्म करके जाओ, ताकि गैप अप गैप डाउन मार्केट खुलने का रिस्क हमारे ऊपर ना बना रहे, है ना। बड़े प्रॉफिट कैच करने के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आपने लेट से कोई कोई स्टॉक या कोई स्क्रिप्ट 100 रुपये पे प्राइस परचेज किया, और आपका स्टॉप लॉस था 98 रुपीज़। अभी भाव बढ़ के 105 रुपये हो गया। आप अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा के 101 रुपया कर लो। भाव 110 चला गया, आप अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा के 105 रुपया कर लो। तो इससे क्या होगा, आप बड़े प्रॉफिट भी कैच कर पाएंगे और रिस्क भी मैनेज रहता है ना। पोजीशन साइज आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए। कई लोग गले तक भर के माल ले जाते हैं। तो पोजीशन साइज कंट्रोल में रखो। कंट्रोल में पोजीशन होगी, लिमिटेड क्वांटिटी होगी, तो मार्केट के रिस्क को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, है ना। और अगर आप नए हो इस मार्केट के अंदर, आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं, आप बड़े रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो। अब ये मिनी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा, राइट। चलिए, अभी नीलंजन जी का भी क्वेश्चन था कि भाई मार्जिन वगैरह का क्या सीन है, तो हम लोग चार्ट पे डिस्कस करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को भी और अपने मार्जिन से रिलेटेड चीज़ों को भी। ठीक है, डन। कोई क्वेश्चन यहाँ तक है, थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हम चार्ट के ऊपर जाने वाले हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हो, आप मेरे से एक बार डिस्कस कर सकते हो। डन सर, डन डन डन। जस्ट सेकेंड, हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो मैं अगेन अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप मुझे एक बार कंफर्म कर देना अगर स्क्रीन विजिबल हो जाए। डन। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो जैसा कि चार्ट आपके सामने ओपन है, अवेलेबल है। क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मार्जिन से रिलेटेड। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ 9 ही स्क्रिप्ट में हमें फोकस करना है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, कॉपर, मिनी, जैंक लीड। अब इनमें भी हम लोग फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर क्या करेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर का फ्यूचर MCX, यहाँ पे अगर मैं मार्जिन के ऊपर जाऊंगा तो मुझे 2 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए होगा। क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है यहाँ पे, सबसे पहला, मुझे लीवरेज कितना मिल रहा है, लगभग लगभग 11 गुना का। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर का 250 का एक लोट है और कॉपर का प्राइस चल रहा है 880 रुपये। ठीक है, अगर 880 रुपये को मैं 2500 के लोट साइज से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये कितना वॉल्यूम हुआ, आप बताएंगे। कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया। एक कॉपर का भाव 880, 1 किलो कॉपर का, और मेरे पास है 250 क्वांटिटी, 2500 क्वांटिटी। तो कितना कॉन्ट्रैक्ट साइज हुआ,
22 लाख का हुआ रवरा जी। जी 22 लाख रुपए का। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ट्रेड वॉल्यूम 22 लाख रुपए। ओ, तो 22 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हम परचेस कर रहे हैं। बट ये 22 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हम ज्यादा। कितना अमाउंट देके परचेस कर रहे हैं? सिर्फ 2 लाख रुपए। अच्छा, मात्र 2 लाख रुपए लेकर के हमको हाँ लीवरेज ले दो रहे हैं लाख वो इतना दो सारा। लाख 2,400 रुपए, तो मोटा मोटा 2 लाख रुपए। कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना बड़ा है? 22 लाख रुपए का। अगर प्राइस मूव करेगा तो मुझे प्रॉफिट किस अमाउंट पे होगा? 22 लाख रुपए पे। 22 लाख पर। बट मेरा कितना इन्वेस्टेड अमाउंट है? दो 2 लाख लाख रुपए। ये अच्छा है या बुरा? प्रॉफिट होगा तो अच्छा है, और लॉस हो गया तो बहुत बुरा है। डेफिनेटली, क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ, लेट से अगर प्राइस 1% के ऊपर जाता है, तो ये 1% मुझे पूरे 22 लाख रुपए पे आएगा। और 22 लाख रुपए का 1% होता है 22 हजार रुपये। 2 लाख। 22 हजार रुपये। तो 1% प्राइस मूव करेगा, मुझे प्रॉफिट होगा 22 हजार रुपये का। बट एट द सेम टाइम अगर मेरे अगेंस्ट ये मूवमेंट आई, तो मेरे लिए लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो लीवरेज कितना हो गया? लीवरेज हो गया 10 गुना से भी ज्यादा। लगभग 11 गुने के आसपास का लीवरेज हो गया। मुझे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का सिर्फ 9% मार्जिन पे करना है, जो मेरे लिहाज से अच्छी चीज नहीं है। इतना लीवरेज पे हमें काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी किसी और 2 लाख रुपए चाहिए कम से कम। कई बार 2 लाख रुपए हमारे पास नहीं होते ट्रेड करने के लिए। हम उतना रिस्क भी नहीं लेना चाहते, है ना। इसके अलावा अगर मैं, तो रविराज जी सुनो ना, तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं कर सकते क्या, छोटा प्रॉफिट लेकर के निकल जाए बाहर? एक दो देखिए परसेंट का मुंह छोटा मांगा निकल छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकलना, कहना आसान है। और आप निकल भी हम्म। जाओगे, लोग निकल भी जाते हैं, लेकिन छोटे लॉस में नहीं निकल पाते ना। समस्या प्रॉफिट की नहीं है। पर टाइम तो पूरा दिन का है ना रविराज, अभी हमारे पास रात को 11:30 तक बैठे हैं तो। क्या करना चाह रहे हो, मुझे क्लियर बताओ, टाइम है तो क्या करेंगे? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, जैसे हम लोगों ने रिसर्च किया और लगता है कि यहाँ से एक दो पॉइंट संभावना ऊपर जाने की है, और हमने वहां पे बाय कर लिया, और हम तो 1 से 2 पॉइंट लेकर के बाहर हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। हमें और रुकना वो ही नहीं है एक दो वहां। और वो एक दो पॉइंट नहीं मिले, आपके अगेंस्ट आना शुरू हो गया खरीदते ही, तब कहाँ निकलोगे? लॉस में चैलेंज है। देखो प्रॉफिट में कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। सारी दिक्कत लॉस की बिल्कुल। ही है ना। जी। लोग परेशान प्रॉफिट से नहीं है, 1-2% प्रॉफिट से, 1-2 पॉइंट के प्रॉफिट से, 10-20%, 10-20 पॉइंट, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लॉस का क्या करोगे, आप रिस्क कैसे मैनेज करोगे। जब आप हाई लिवरेज पे होते हो तो रिस्क मैनेजमेंट नहीं, बड़ा गड़बड़ हो नहीं जाता है। रविराज जी, एक क्वेश्चन है। अब जैसे आप क्या बोलते हो अक्सर कि मार्केट का तो ये जैसे कहते हैं ना, मार्केट जाना तो ऊपर ही है, बट क्या एक बार में चला जाएगा? नहीं, मैंने ऊपर क्या नीचे बोला ऊपर आपको नीचे अभी, होता क्या रहेगा बोला? ना। ये कहावत आपकी इक्विटी मार्केट में फिट बैठती है, क्योंकि वहां पे अच्छा। ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट है। कमोडिटी मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग स्क्रिप्ट ज्यादा होती है। और दूसरी चीज, ठीक है, मैं आपकी बात को मान भी लेता हूँ कि प्राइस आ जाता है वापस, लेकिन कब आ जाता है आप समझिए। इसको हम्म। थोड़ा सा फील कीजिए। आपका 2 लाख रुपया लगा हुआ है, अगर 10% प्राइस नीचे आ गया, कितना लॉस होगा? हाँ, दो अगर लाख दस का दस दो परसेंट 2,20,000 का, आपका टोटली 2 लाख लगा हुआ है। अरे बाप रे, क्या बोल रहा? जैसे ही 10% प्राइस गिरेगा, आपका टोटल कैपिटल खत्म हो जाएगा। उसके बाद वापस ऊपर आ भी जाए तो आपका क्या? फिर हम ट्रेड ही नहीं ले सकते ना। तभी तो मैं लिवरेज को गलत बोल रहा हूं ना। अगर यही मैं 22 लाख रुपया दे के एक लोट उठाऊं कॉपर का, तो मुझे कोई नहीं, भी चैलेंज देखा नहीं कि है। अगर अगर 2 लाख से ज्यादा लॉस होता है तो क्या होगा, हम लोग माइनस में चलेंगे फिर यहाँ पे। आपका पोजीशन आपका ब्रोकर पहले ही काट देगा। 2 लाख दो का लाख होते रुपए होते तक, खत्म कर वो देगा। 70%, जैसे ही आपका मार्जिन खत्म होता है आपकी पोजीशन कट जाती है। 2 लाख तक ब्रोकर आने ही नहीं देगा, पहले ही बाहर हो जाओगे आप, अच्छा। है ना। निरंजन जी, आपका क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है सर? थोड़ा सा प्लीज आप क्लियर करिए, मैं ताकि आंसर आपको कर पाऊँ। चलिए क्लियर हो गया, दैट मीन्स, है ना। तो हाई लीवरेज क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि अगर मोमेंट मेरे अगेंस्ट होता है, तो ये मोमेंट मुझे एक बहुत बड़े लॉस की तरफ लेके जा सकता है। लीवरेज मैं तभी ले सकता हूं जब मैं एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हूं और मैं बिना स्टॉप लॉस के अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं करता हूं। तो अगर मैं 5 रुपए का प्रॉफिट, 5 पॉइंट का प्रॉफिट ले रहा हूं, तो 2, 2.5 से 3 पॉइंट तक का ही रिस्क मैं ले सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं।
अगर वो 2.5 से 3 पॉइंट में मैं स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहा हूँ तो लीवरेज आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़े से आलसी हो, थोड़े से इमोशनल हो, स्टॉप लॉस को बार बार नीचे सरका लेते हो, तो ये चीज़ें आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। ठीक है। तो लीवरेज से आपको, हाई लीवरेज से, देखिए अब फ्यूचर मार्केट है तो ऐसा तो नहीं होगा कि लीवरेज बिल्कुल नहीं होगा, हर जगह होगा, बट बहुत ज़्यादा लीवरेज से मुझे बचना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक आध स्क्रिप्ट और लेता हूँ, मैं लेड का एग्जांपल लेता हूँ, तो लेड के अंदर भी जो मार्जिन है ऑलमोस्ट एक लोट में 63-64 हज़ार का मार्जिन है, बट यहाँ पे भी मुझे लीवरेज देखो और ज़्यादा है, 13.5% गुना का लीवरेज मुझे मिल रहा है। ठीक है। हम थोड़ा सा मेन स्क्रिप्ट के आते हैं। अब मैं अगर गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड फ्यूचर, तो गोल्ड फ्यूचर में जो मार्जिन है इस समय, तो ये लगभग बहुत ज़्यादा मार्जिन है, आप पढ़िए जरा। पहली बात तो एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का हो गया, 1 करोड़ का हो गया लगभग लगभग, 1 लाख रुपए के आसपास गोल्ड ट्रेड कर 99 रहा है, लाख और गोल्ड का लोट हम्म, साइज है 100 का। तो मोटा मोटा 1 करोड़ हम्म। का कॉन्ट्रैक्ट हम खरीदना पड़ेगा कम से कम। और ये 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमें कितने रुपए में मिलेगा, आपके सामने मार्जिन है। 4,70,67 हाँ 4.5 लगभग। है ना। अब इसमें एक चीज सीखने वाली क्या है, एक चीज सीखने वाली ये है कि यहाँ पे भी ये आई थिंक ना, गोल्ड का हम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, एक अक्टूबर अगर वाला ये लेते हैं। गोल्ड फ्यूचर में ही होती, ये कमोडिटी सिर्फ फ्यूचर में ही होती है, ऑप्शन जी में नहीं होती? बिल्कुल फ्यूचर नहीं, ऑप्शन में होती है, बट ऑप्शन मार्केट कमोडिटी में नया है, वहां पे आपको लिक्विडिटी अभी चैलेंज क्रिएट करेगी, लिक्विडिटी का चैलेंज आ सकता अच्छा, तो है इसमें ना। ऑप्शन नहीं करना है, सिर्फ फ्यूचर ही होगा इसमें ना? फ्यूचर ही होगा। जी। 7,23,000 रुपये लगेगा मुझे एक लोड गोल्ड के खरीदने के लिए। यहाँ पे भी मार्जिन मेरे पास लगभग 14 गुने के आसपास है, जो मेरे लिए एक रिस्की है। अच्छा, कितने लोगों के पास 7 लाख रुपए का मार्जिन है ट्रेड करने के लिए? या अगर मैं सिल्वर की बात करूँ, सिल्वर का अगर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें, तो लगभग लगभग 4,21,000 का मार्जिन यहाँ पे लगेगा। एक नॉर्मल ट्रेडर के पास, एक नए ट्रेडर के पास इतने मार्जिन नहीं होते। तो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे ये क्लियर करेंगे कि हमें ट्रेड करना किस स्क्रिप्ट में है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कमोडिटी मार्केट में एक एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे क्या अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास एक चीज अवेलेबल है कि हमारे पास सेम स्क्रिप्ट के मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल होते हैं। ये फीचर्स आपको इक्विटी मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, कमोडिटी मार्केट में देखने को मिलेगा। तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट से मेरा मतलब क्या हुआ, जैसे आप ध्यान देना, अगर मैं गोल्ड फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो गोल्ड फ्यूचर का अगर मैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट देख रहा हूँ, तो मुझे मार्जिन कितना पे करना पड़ रहा है, 7,23,000, और लोट साइज कितने का है, 100 का, है ना। सेम अगर मैं गोल्ड का मिनी कॉन्ट्रैक्ट देखूं, गोल्ड एम, और यहाँ पे मैं फिर अगर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट पे जाऊं, तो इसका मार्जिन, इसका सबसे पहले तो लोट साइज कितना हो गया, 100 से 10। 10 10। तो मेरे पास सेम स्क्रिप्ट का एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, छोटा साइज। आप समझ रहे हो, बड़ा साइज कौन सा हो गया, जिसके अंदर 100 का लोट साइज है, 100 क्वांटिटी, यानी 1 किलो गोल्ड। और 10 का मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हो गया, लगभग 100 ग्राम का। हम्म, तो 100 ग्राम के गोल्ड की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, 10 लाख रुपए हो जाएगी 1 करोड़ से घट के। तो यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या हो गया, लगभग 10 लाख रुपए। और जहां मुझे 7 लाख रुपए का मार्जिन पे करना पड़ रहा था, अभी मुझे कितना मार्जिन पे करना पड़ रहा है, 70,000, 70-71 हज़ार रुपए। 71,000। तो मतलब मेरा 10 गुना मार्जिन कम हो गया। हालांकि प्रॉफिट भी अब उसी रेशो में कम हो गए, प्रॉफिट और लॉस। लेकिन मुझे स्टार्टिंग में प्रॉफिट से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट की चिंता ज्यादा होनी चाहिए। हम्म। तो मेरा रिस्क जी। मैनेज हो जाएगा, कम कॉन्ट्रैक्ट में हो जाएगा, राइट। तो अब इन सारी चीजों में अगर मैं इन 9 स्क्रिप्ट में से भी आपको सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट बता दूं जो सबसे बेहतर हो ट्रेडिंग के लिए, हाँ जी, कौन कौन एक्साइटेड है कि इन 9 स्क्रिप्ट में से जो हमने डिस्कस किया, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, इन सारी चीजों में से कोई एक स्क्रिप्ट हम लोग पकड़ लें जो इन पर 9 में एक से भी सबसे रमेश, बेहतर मार्जिन हो। ज्यादा नहीं चाहिए, फिर लेना नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ ज्यादा एक पैसा ही नहीं देना स्क्रिप्ट पे पड़ेगा। आपकी नजर होनी चाहिए, पूरा दिन आप एक ही स्क्रिप्ट पे काम करो, उसके हम्म। अंदर रिस्क मैनेजमेंट भी स्ट्रांग हो जाए, उसके अंदर मार्जिन भी आपकी सहूलियत के हिसाब से लगने लगे। आप हम्म। चाहो जी, मेरे पास तो अभी 85,000 रुपए है, क्या मैं ट्रेड कर सकता हाँ, हूँ?
ऐसा भी जी, ऑप्शन मैं आपको दे दूं फिर। एक्साइटेड है आप लोग जानने के लिए? तो बिल्कुल। हम लोगों ने चुना है, या मेरी फेवरेट स्क्रिप्ट है कमोडिटी मार्केट में काम करने के लिए, सिल्वर। अब सिल्वर पे थोड़ा सा अच्छा, फोकस करते हैं। तो सिल्वर का अगर मैं एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देखता हूँ, तो सिल्वर में मुझे कितना मार्जिन चाहिए? सिल्वर का लोट साइज कितना हुआ? 30। 30, 30, हाँ। एक एक किलो का भाव है 1,10,000, तो 30 में कितना सिल्वर आएगा मेरे पास? 30 किलो। 30 किलो सिल्वर कितने का होगा आज की डेट में? लगभग 33 लाख रुपए के करीब। और इसमें मुझे कितना मार्जिन पे करना पड़ रहा है? 30 किलो होगा या 3 किलो होगा? 30 किलो, 1 किलो का हुआ ना, तो अच्छा, 30 1 किलो केजी का है हुआ क्या? ना। मैडम 1 किलो का भाव हुआ 1,10,000, हम्म। और मैं 30 क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ, तो 30 किलो मेरे पास चांदी हो गया। 30 किलो चांदी का भाव होगा 33 लाख रुपए आज के हाँ, प्राइस के हिसाब से। और मुझे पे करना पड़ रहा है सिर्फ 13% मार्जिन, लगभग 4,21,000 रुपए। अब ये कई बार हमारे जो क्राइटेरिया है उसके बाहर आ रहा है, क्योंकि 4-4.5 लाख रुपए का मार्जिन हमारे पास नहीं है। हर है किसी ना? के पास नहीं होता, बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या अवेलेबल है? जैसे मैंने गोल्ड मिनी बताया था, तो सिल्वर मिनी। सिल्वर मिनी में थोड़ा सा देखते हैं। चलो सिल्वर मिनी में यही देख लेते हैं। सिल्वर मिनी का कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना, लोट साइज कितना हुआ? 5। तो जहां मेरे पास बड़े कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 30 किलो चांदी था, अभी एक लोट में मेरे पास कितने किलो चांदी हो गया? 5 किलो। है हम्म। ना? तो मेरा सब कुछ घट जाएगा। मार्जिन भी मेरा घट गया, 70,000 रुपये हो गया, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मेरी 5.5 लाख रुपए हो गई। तो अभी हम 70,000 रुपये में एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर 100 रुपये चांदी बढ़ेगा, अगर 100 रुपया चांदी बढ़ेगा 1 किलो के प्राइस में, आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 5 का लोट साइज है। अगर 100 रुपये चांदी बढ़ता है आपके खरीदने के बाद, पाँच तो सौ आपको रुपए प्रॉफिट का कितने का होगा? 500 रुपये का। एनी सब क्लियर है ना? ये कैलकुलेशन कैसे प्रॉफिट और लॉस फ्यूचर मार्केट में चलते हैं। जितना प्राइस मूव करता है और जितना लोट साइज हमारे पास अवेलेबल होता है, उस हिसाब से हमें प्रॉफिट लॉस घटते बढ़ते हैं। तो ये 500 रुपये का प्रॉफिट आपको होगा, आपका मार्जिन लगेगा 70,000 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पे भी एक और खुशखबरी है। अब कितने लोगों को ये मार्जिन भी अभी ज्यादा लग रहा है कि भाई मेरे पास अभी और कम रिस्क में लेना चाहता हूँ? जी। है ना? तो आपको एक, लिवरेज मिलेगा ना रौनक जी? मैडम लिवरेज तो 5 साढ़े 5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पे 70,000 ही मिल रहा है। लेकिन ये लिवरेज भी मेरे लिए, अभी मैं इतने लिवरेज को भी पसंद नहीं करता हूँ। 7.5-8 गुना लिवरेज अभी भी मेरे हिसाब से ज्यादा है। तो लिवरेज पे हम हम्म। बाद में आएंगे, पहले मार्जिन से निपट लेते हैं एक बार। कि ठीक है। पैसा तो हो हमारे पास मार्केट में ट्रेड करने के लिए, लिवरेज का सोल्यूशन क्या होगा वो भी देख लेंगे, राइट? जी। तो एक खुशखबरी क्या है, यहाँ हमारे पास एक और स्क्रिप्ट अवेलेबल है सिल्वर सेगमेंट में, डेट इज सिल्वर माइक्रा। और अगर सिल्वर मैं मिंट, सिल्वर ठीक है। माइक्रा, सिल्वर माइक्रा को अगर मैं चुनता हूँ अपने ट्रेडिंग स्क्रिप्ट के लिए, तो आप मुझे बताओ लोट साइज कितना हुआ? 1। 1। मतलब सिर्फ 1 ही किलो चांदी मैं खरीद रहा हूँ। अच्छा। और 1 किलो चांदी का भाव 1,10,000, लेकिन मुझे कितना परसेंट मार्जिन पे करना पड़ रहा है? लगभग 13%, जो आता है 14,000 रुपये के करीब। आप सिर्फ 14,000 रुपये में सिल्वर में ट्रेड कर सकते हो। ये ठीक है रविराज जी, ये है ना? अच्छा लगा। पूरा हाँ, दिन में अगर आप बिल्कुल। सिल्वर की मूवमेंट को ट्रैक करोगे, इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ। तो आप ये देखो, यहाँ अगर मैं एक प्रीवियस डे की कैंडल पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ आप ओपन हाई पे नजर देना। हाई था 1,12,566, और लो था 1,09,000। तो मोटा मोटा कितने पॉइंट का मूवमेंट आया? लगभग लगभग 3,000 पॉइंट का। पूरे दिन में सिल्वर का प्राइस हाई और लो से 3,000 पॉइंट मूव करके गया। अगर मैं उसके पहले दिन जाता हूँ, तो 1,13,700, 12,200, लगभग 1,500 पॉइंट का मूवमेंट इस दिन भी है ना? कहने का मतलब सिल्वर के अंदर जो नॉर्मल मूवमेंट होती है डेली बेसिस पे, लगभग लगभग 1,000 पॉइंट के आसपास हो जाती है एवरेज बेसिस पे। इस 1,000 पॉइंट के अगेंस्ट, इस 1,000 पॉइंट की मूवमेंट में, पूरे सुबह से लेकर रात तक, क्या हम 400 रुपए के आसपास का पॉइंट्स अपने लिए निकाल सकते हैं?
हाँ, 1000 तो पूरी पकड़ नहीं पाएँगे, लेकिन देखिए ये 1000 है तो कि कोई थोड़ा। नहीं पकड़ पाएगा, बिल्कुल लो पे खरीद के बिल्कुल हाई पे आप ही बेचोगे। इतनी शक्तियां तो बट हमारे पास नहीं मूवमेंट है होती मिली है। हुई। बट जी मूवमेंट होती है ना 1000 तक की, एक पूरे हजार दिन की में। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1000 रुपए की मूवमेंट होगी, वो मूवमेंट मैं बिल्कुल लो और हाई से कैलकुलेट कर रहा हूँ। हुँ, और बिल्कुल लो पे खरीदूंगा, बिल्कुल हाई पे बेचूंगा, इतनी शक्तियां नहीं मिली ना हमें इस युग में अभी। पॉसिबल पॉसिबल ही है नहीं। ना? तो वो जी, जो हो नहीं सकता उसको डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। 1000 पॉइंट करेक्ट। में क्या होगा, आपको अपॉर्चुनिटी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो जरूरी नहीं है बिल्कुल लो प्राइस के करीब मिले। अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे, उसके बाद खरीदने जाओगे, फिर बेचने जाओगे। मोटा मोटा मान सकते हैं कि 1000 पॉइंट में, 1000 1200 रुपए के पॉइंट में मैं 400 पॉइंट पकड़ लेता हूँ। क्या मुझे दिन में 400 पॉइंट मिल सकता है? हाँ जी, डन मिल सकता है ना? 400-500 में मिल सकता है रेवरा जी, चलो ऐसी बात 400 नहीं ही ले है। लेते हैं ना, चलो 500 भी छोड़ो, थोड़ा कम पे ही काम कम, कर लेते हैं, क्या हो गया, है ना? 400 पॉइंट बिल्कुल। अगर मैं पकड़ के चल रहा हूँ और महीने में 22 दिन काम होता है, महीने में 22 दिन काम होता है, इस 22 दिन में से मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे 10 दिन ही प्रॉफिट बचा। अनिल रंजन जी, शायद आपका आवाज आ रहा है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लेना जब आपको कुछ पूछना होगा। मैम ध्यान से सुनिए, मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 400 रुपए का आप प्रॉफिट करते हो एक दिन में, और हर दिन प्रॉफिट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। मार्केट है, हर दिन मेरा ही फेवर करेगा, इतनी भी शक्तियां नहीं है अगेन, है ना? तो मैं ये मान के चलता हूँ 12 दिन में से 22 दिन में से 12 दिन हमारे उलटफेर करने में चले गए। किसी दिन प्रॉफिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आज के दिन का प्रॉफिट कल के स्टॉप लॉस से माइनस हो गया। नेट नेट हमारे पास कितने दिन का प्रॉफिट बचा? सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का। तो 10 दिन के में कितना प्रॉफिट आएगा हमें? हाँ जी, 4000। 4000 रुपये। अब ये 4000 रुपये का प्रॉफिट बनाने के लिए मुझे मार्जिन कितना लगाना पड़ता है हर ट्रेड में? 14। 14,000 रुपये। तो अगर मैं 4,000 रुपये को 14,000 के मार्जिन से परसेंटेज निकालूं, तो ये 28-29% का प्रॉफिट है महीने में, है ना? लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना हमने कर लिया। अभी यहाँ पे एक चैलेंज क्या है, यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है लीवरेज का। जो मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे हाई लीवरेज पे काम नहीं करना है, तो मैं लीवरेज को कैसे घटाऊंगा? मैं लीवरेज को फ्यूचर मार्केट में अपनी मर्जी से घटा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपने अकाउंट में ज्यादा मार्जिन रख के लीवरेज को कम कर सकता हूँ। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि 14,000 रुपये की जगह अगर मैं 40,000 रुपये अपने अकाउंट में रख लूं। रेवरा जी रखने से क्या मतलब, यूज़ तो हम करेंगे ही नहीं, बताऊंगा, फिर रखने से कोई क्या मतलब है? बताऊंगा, पहले पहले क्वेश्चन पे आओ। अगर मैं 40,000 रुपये अपने अकाउंट में रख लूं ट्रेडिंग के लिए, तो 40,000 रुपये में, ये चलो 50,000 रुपये रख लेता हूँ, है ना, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये में मैं सिल्वर माइक्रा के कितने लोट बाई कर सकता हूँ? मुझे आंसर बताओ, प्लीज चैट में लिखो आप। मेरे पास 50,000 रुपये हैं, कितने लोट में खरीद सकता हूँ? 3 लोट। और खरीद अगर मैं सकते हैं। 3 लोट खरीदता हूँ तो मेरे पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 लाख रुपए का। 3 साढ़े 3 लाख रुपए का माल मैं 50,000 रुपये में खरीद रहा हूँ। अगेन बात तो वही आ गई कि हाई लिवरेज हो गया। तो मैं क्या करूं, मैं 50,000 रुपया तो अकाउंट में रखूं, लेकिन मैं 3 लोट की जगह 1 लोट में काम करूं। क्लियर हुआ? 50,000 रुपया मेरे डीमेट में हो, लेकिन मैं काउंट करूं ट्रेडिंग के लिए सिर्फ एक ही लोट। 1 लोट कितने का आ रहा है? 1,10,000 वॉल्यूम का। मार्जिन आपका 14,000 ही यूज होगा, बट आपने 1,10,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा 50,000 रुपये रख के। तो आपका लिवरेज कितना हो गया? लगभग 2 पॉइंट समथिंग, लगभग 2 गुना या सवा 2 गुने के आसपास। भाई अगर मैं लाख रुपए मोटा मोटा सिल्वर का प्राइस मानूं और 50,000 रुपये आप रख के खरीदो, तो 2 गुना ही तो लीवरेज लिया ना आपने। 50,000 रुपये आपके पास था, 1 लाख रुपए का सिल्वर आपने खरीदा। ये अलग बात हुई कि उसको खरीदने के लिए आपके अकाउंट से जो डेबिट हुआ वो 14,000 ही हुआ, बट रिमेनिंग 36,000 भी आप एज इट इज पहले रहने दो कि मेरा लीवरेज में काम आएगा, मुझे लीवरेज ज्यादा नहीं चाहिए। तो लीवरेज को हम मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर मार्केट में लीवरेज को हम टेक्निकली एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब 50,000 रुपये में हमने 1 लोट में काम किया, बात समझ आई यहां तक?
अगर मैं सारी कैलकुलेशन जो पिछली निकाली उसी को कंसीडर करूं तो मैं कितना प्रॉफिट बना रहा हूं महीने में एक लॉट में? 4,000 रुपए का। 10 ही दिन का प्रॉफिट अगर मैं काउंट कर रहा हूँ, 4,000 रुपए का प्रॉफिट अब 50,000 रुपए पे मुझे मिल रहा है महीने में। तो परसेंटेज वाइज अब कितना हुआ? कितना हुआ जी? अगर 4,000 रुपए का प्रॉफिट 50,000 रुपए लगा के मुझे मिले तो कितना प्रॉफिट आता है ये परसेंटेज में? जी 8% लगभग। जी बिल्कुल 8%। तो 8% प्रॉफिट आप मुझे बताओ, कम है क्या महीने का? अच्छा, 96% होता है साल भर का। अरे दुगना हो रहा है आपका पैसा। हम्म। मतलब 8% प्रॉफिट जो मैं सब कुछ एडजस्ट करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ। मैं क्या क्या एडजस्ट कर रहा हूँ, आपकी कैपिटल यूज हो रही है सिर्फ 14-15 हज़ार रुपए, बट मैं प्रॉफिट काउंट कर रहा हूँ 50,000 रुपए पे। मैं हर दिन प्रॉफिट में रहूंगा ऐसी भी उम्मीद नहीं रख रहा हूँ, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होंगे। मैं सिर्फ 10 दिन का प्रॉफिट काउंट कर, आप मुझे बताओ इंटरेस्टिंग है? भाई जिस जिसको इंटरेस्टिंग लगे आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे खरीदना है, कब खरीदना है, कब जी, बेचना है। जिनको जो यहाँ पे रिप्लाई करेगा ना उन्हीं को स्ट्रेटेजी हम लोग बताएंगे। देखो बतानी तो सभी को पड़ेगी खैर, क्योंकि सब कनेक्टेड हैं, बाहर तो नहीं कर सकते वेबिनार में। बट ठीक है, आप रेस्पॉन्ड करोगे तो थोड़ा आपके लिए भी चीजें अच्छी काम करेंगी, राइट? जी जी बिल्कुल। मतलब ये तो कुल मिला मैं के भी पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड हूँ। कैलकुलेशन वाइज आप समझ गए ना कि सिल क्या करना है। अभी अभी अगर मैं 2 मिनट लूँ आपकी इसको रिफ्रेश करने में, तो पहली हम्म, चीज तो कमोडिटी मार्केट में मेरे पास टाइम ज्यादा है काम करने के लिए। टाइम ज्यादा होने की वजह से मुझे 400 रुपये ही चाहिए सिल्वर में से, है ना? चलो उसको भी बाद में आता हूँ। पहली बात, टाइम ज्यादा होने की वजह से मौके ज्यादा मिलेंगे। और नो ही स्क्रिप्ट थी मेरे पास, नो में से भी मैंने चुन लिया सिल्वर को। आपके पास अगर 50,000 रुपये से कम है, आप सिल्वर माइक्रा में काम कर लो। आपके पास 1.5-2 लाख रुपए, आप सिल्वर मिनी में काम कर लो। 70,000 रुपये का मार्जिन लग रहा है, 1.5 लाख रुपए आप सिल्वर मिनी में कर लो, 2 गुना मार्जिन रख के। राइट भाई, 70,000 70-72 हज़ार रुपया लग रहा था ना सिल्वर मिनी में। अगर हमारे पास 2 लाख रुपया होगा तो एक लोट में आप काम कर लो वहां पे, है ना? और मैं एक छोटा सा आपको टिप्स और देना चाहता हूँ। अगर आपके पास मार्जिन है और आप सिल्वर मिनी में काम करना चाहते हो, तो सिल्वर मिनी की जगह, सर प्लेटफॉर्म भी अभी आपको बताऊंगा, तो सिल्वर मिनी की जगह आप सिल्वर माइक्रा के ही 5 कॉन्ट्रैक्ट खरीदो। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर आपके पास मार्जिन है सिल्वर मिनी में काम करने के लिए, तो सिल्वर मिनी का मैं जस्ट खोल के आपको बता देता हूँ। सिल्वर मिनी में मेरा कितना मार्जिन लग रहा था? 70,000 रुपये। और मेरा लोट साइज कितना था? 5। तो मैं सिल्वर मिनी का एक लोट ना खरीद के मैं सिल्वर माइक्रा के 5 लोट खरीदूं। जब मैं सिल्वर माइक्रा के 5 लोट खरीदूंगा तो मेरे पास 5 लोट हो जाएंगे, यानी क्वांटिटी मेरे पास वही हो जाएगी सिल्वर मिनी वाली। और मार्जिन भी मेरा 14-15 70 हज़ार रुपया ही लगेगा। तो फर्क क्या हुआ? वहां पे भी तो मेरा 70,000 रुपया लग रहा है, यहाँ पे भी 70 लग रहा है, वहां पे भी 5 क्वांटिटी होगी सिल्वर की, यहाँ की भी 5 क्वांटिटी होगी। फर्क ये लगेगा कि अगर आपको एक बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है तो आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेट एग्जाम्पल, आपको 400 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है और आपके पास 5 क्वांटिटी है सिल्वर माइक्रा की, आप 2 क्वांटिटी वहां पे बेच लो, प्रॉफिट ले लो। आपको लग रहा है कि अभी और मोमेंट आ सकती है, तो बची हुई 3 लोट को आप कैरी कर लो, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले जाओ। थोड़ा और 200-400 पॉइंट का मूवमेंट आता है, आप 1 या 2 लोट से फिर से एग्जिट कर सकते हो, तो आप टुकड़ों में एग्जिट ले सकते हो। और अगर आपके पास सिल्वर मिनी का एक कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होगा तो उसको आप टुकड़ों में एग्जिट नहीं कर सकते, आपको वो एक ही बार में खरीदना और बेचना पड़ेगा। तो ये भी छोटी छोटी ट्रिक्स होती है कि अगर आप मल्टीपल लोट साइज रखोगे, सिल्वर मिनी ना करके सिल्वर माइक्रा के 5 रखो। राइट, अगर आप 30 किलो चांदी में काम कर रहे हो तो 30 किलो वाला एक लोट ना खरीद के 6 लोट खरीदो मिनी के। सेम ऐसे ही है ना? चलो अब आते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। देखो स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। आ, कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप जो यूज करते होंगे वहाँ, वो आजकल तो ये हो गया कि आपका ब्रोकर आपको चार्ट्स अवेलेबल कराता ही है ना? तो अभिजीत जी पूछ रहे हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे? सर जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है वहाँ आप ये ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, आपको जस्ट एमसीएक्स वाला सेगमेंट आपको एक्टिवेट कराना पड़ेगा। ठीक है, कमोडिटी आपको एक्टिवेट कराना पड़ेगा। उसके बाद ये सेगमेंट आपके वहाँ पे चालू हो जाएगा, है ना? और अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप धन पे एक अकाउंट खोलो।
लिंक आप हमसे ले लेना, क्योंकि मार्केट में आजकल काफ़ी स्कैम हो रहे हैं, नकली एप्लीकेशन है। तो आप कोई गलत ट्रैपिंग में ना चले जाओ, तो आप हमसे लिंक ले सकते हो। एक अकाउंट खोलो आप धन में। धन में क्या फीचर्स है कि यहाँ जो अमाउंट आपका इक्विटी वाला है, वही अमाउंट आपका कमोडिटी में भी यूज हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि एक ब्रोकर आपका इक्विटी और कमोडिटी दो अलग अलग अकाउंट ओपन करके देते हैं। बट धन के अंदर क्या फीचर्स है कि लेट से आपने 2 लाख रुपया इक्विटी में ट्रेड करने के लिए रखा, इक्विटी मार्केट बंद हो गया, आपका मार्जिन फ्री हो गया। अब फ्री मार्जिन है पड़ा है, शाम को आप उस मार्जिन को कमोडिटी में यूज कर सकते हो। क्लियर? तो ये आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा, आप धन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी जो चार्ट्स मैंने आपके स्क्रीन पे लगाया हुआ है, ये मैं धन में ही आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सारे फीचर्स धन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। लिंक आप हमसे ले सकते हो अकाउंट ओपनिंग के लिए। अब आते हैं, यहाँ पे आपको चार्ट ओपन करना है अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म का। चार्ट जैसे ही आप ओपन करोगे, कुछ इस तरीके का एक नेकेड चार्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने RSI को लगाया हुआ है, फिलहाल फिलहाल आप इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा यहाँ पे चार्ट मेरे पास है सिल्वर माइक्रा का, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि चार्ट को मुझे कौन से टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। अब क्योंकि मैं एक इंट्राडे ट्रेडिंग पे फोकस कर रहा हूँ, तो मेरा जो रिसर्च होगा वो 15 मिनट के कैंडल पे होगा। इंट्राडे के लिए सबसे बढ़िया जो टाइम फ्रेम है दैट इज 15 मिनट्स। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अपने चार्ट्स को ओपन करेंगे और एक स्ट्रेटेजी आप लगाएंगे। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ। दो मूविंग एवरेज आपको लगाने हैं, है ना। और ये मूविंग एवरेज सिंपल नहीं होंगे, एक्सपोनेंशियल होंगे। दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप लगाएंगे अपने चार्ट्स के ऊपर। पहला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा 5 दिन का, और दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा 20 दिन का। 5 डेज EM में और 20 डेज EM में। क्लियर है? ये दो इंडिकेटर आपको अपनी स्क्रीन पे लगाने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो इंडिकेटर लगाए, मैं इनको थोड़ा दिखे अच्छा। ये ग्रीन कलर का इंडिकेटर हमारा हो गया 20 डेज का। थोड़ा सा इसको हम डार्क बना लेते हैं ताकि दिखे अच्छा, आपको क्लियर दिखे। और एक मूविंग एवरेज हमने हमने लगाया 5 डेज का, अगेन EM में, और ये हमने लगाया रेड कलर में। ओके, अभी जी सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ। आप जब अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे चार्ट्स का, तो ऊपर आपको ना एक टूल बॉक्स दिखेगा, टूल बार दिखेगी बेसिकली। तो इस टूल बार में आपको सबसे ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा इंडिकेटर्स। टाइम फ्रेम कहाँ से चेंज होते हैं, अगर किसी को वो भी नहीं पता, तो यहाँ पे ये 15 मिनट्स आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास मल्टीपल टाइम फ्रेम खुल जाते हैं। मैं किस चार्ट को किस टाइम फ्रेम पे देखना चाहता हूँ, मैं चार्ट्स को 1 घंटे के एंगल पे देखना चाहता हूँ, मैं चार्ट्स को एक पूरे दिन के एंगल पे देखना चाहता हूँ मैं, या मैं चार्ट्स को छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ भी हम टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने चुना 15 मिनट, तो 15 मिनट का हमारा चार्ट सेटअप हो गया। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर लिखा हुआ है, मैं इंडिकेटर पे क्लिक करूंगा। जितने भी इंडिकेटर ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल करा रहा है, ये बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर है, सारे नहीं यूज कर पाएंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे EMA। तो EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको ये दिखा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो आप जस्ट मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करेंगे, एक मूविंग एवरेज की लाइन आपके चार्ट्स पे प्लॉट हो जाएगी। इज इट क्लियर? अभी जी यहाँ तक समझ आया? सर जैसे वैसे ये एक लाइन क्वेश्चन है। आपके, जी हाँ, ये ये जो ईएमआई के नीचे जो क्रॉस वाला था ना, क्रॉस ईएमआई, वो नहीं कर सकते क्या साथ में? मैम, वो कर सकते हैं, वो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा। अगर वो आपके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है तो वो और अच्छा है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो, है ना, वो और अच्छा क्यों है ये भी बताऊंगा। तो फिलहाल अब क्योंकि मैं धन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, मे भी हो सकता है कोई हमारी ऑडियंस किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें ढूंढने की कोशिश करे और वहां पे वो EMA क्रॉस ना दिखे, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, यार इन्होंने बताया तो था, दिख नहीं रहा, गलत तो नहीं बता दिया। तो पहले सिंपल चीजों पे समझ लेते हैं, फिर उसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पे कैसे जाएंगे वो भी देख लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक एक मूविंग एवरेज प्लॉट हुआ। इस मूविंग एवरेज को मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे इनपुट चेंज करना है। ये बाई डिफॉल्ट जो मूविंग एवरेज प्लॉट हुआ, ये 9 डेज का है। मुझे क्या करना है, मुझे 5 दिन का चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसकी लेंथ को चेंज करूंगा 5,
और थोड़ा सा स्टाइल में जाके मैं कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से मैच कर लूंगा। ठीक है, कलर आप डालोगे नीचे से, आप उसको कितना डार्क रखना है विजिबिलिटी के हिसाब से, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। क्लियर हुआ सर? इस तरीके से आप 5 दिन का मूविंग एवरेज आपने प्लॉट किया। सेम दोबारा आप क्या करोगे, अगेन इंडिकेटर पे जाओगे, ईएमए सेलेक्ट करोगे, ईएमए सेलेक्ट करने के बाद आप 20 डेज का मूविंग एवरेज प्लॉट करोगे। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लगा हुआ है। ये क्लियर हुआ सर? एवरीवन क्लियर कि मूविंग एवरेज हमने कैसे प्लॉट किया? तो 5 दिन का मूविंग एवरेज हुआ मेरा रेड वाला, और 20 डेज का मूविंग एवरेज हुआ मेरा ग्रीन वाला। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी है, ध्यान से सुनना, यही मेन गेम है। अब तक की सारी थ्योरी तब काम करेगी जब ये काम करेगा। ठीक है, कब मुझे खरीदना है, कब मुझे बेचना है? जब भी 5 दिन का मूविंग एवरेज 20 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ। क्या बोल रहा हूं? 5 दिन का मूविंग एवरेज 20 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, तो मुझे खरीदारी करनी है। क्लियर? और अगर यही 5 दिन का मूविंग एवरेज 20 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा नीचे की तरफ, तो मुझे बेचना है। क्लियर हुआ मनीषा जी? 5 डेज का मूविंग एवरेज जिधर क्रॉस ओवर दे रहा है उधर की डायरेक्शन मुझे पकड़ लेनी है। 5 दिन के मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया ऊपर की तरफ, 20 दिन को खरीदना है। 5 दिन के मूविंग, जी सर, रेड वाला जो है ये 5 डेज का है, और 20 वाला जो है ये 20, ग्रीन वाला जो है ये 20 डेज का है। क्लियर है? ठीक है जी, समझ आया? यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो यही पूछ लो, क्योंकि इसके आगे तभी बढ़ेंगे जब आपको ये समझ आ जाएगा। तो स्ट्रेटेजी बहुत आसान, बहुत रंजना सिंपल। जी, ये आपने दूसरा कैसे लगाया वो तो नहीं बताया। सेम जाके वैसे ही और लगाना है क्या सेम, वहां बस पे? आपको लेंथ ही तो बदलना है, कलर बदलना है, लेंथ बदलना है। जैसे 5 दिन डाला वहां पे, 9 की जगह 20 कर देना अच्छा, तो है ना? एक और लगा करके फिर उसको चेंज कर लेते हैं ना। दो लगाने हैं अलग अलग। एक की लेंथ हमें बाई डिफॉल्ट जो मूविंग एवरेज की लेंथ आपको मिलेगी वो 9 मिलेगी, 9 को चेंज करके एक की 5 करनी है, एक की 20 करनी है ना? कलर आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, मैंने चुना है ग्रीन और रेड को, ताकि मुझे बाइंग और सेलिंग के सिग्नल इजीली मिल जाए। ठीक है, तो ग्रीन को मैंने रखा है बड़ा वाला मूविंग एवरेज 20 डेज का, और छोटा मूविंग एवरेज रखा मैंने 5 दिन वाला रेड कलर में, है ना? स्ट्रेटेजी में अगेन अभी चीज रिपीट कर रहा हूं। अगर 5 दिन का मूविंग एवरेज 20 दिन के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो मुझे खरीदारी करनी है। अगर 5 दिन का मूविंग एवरेज 20 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करना है तो मुझे बेचना है। आप कहीं पर नोट कर सकते हो, 5 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस 20 डेज मूविंग एवरेज देन बाई, if upper side, 5 days moving average cross 20 days moving average in downside then sell। ठीक है जी, थोड़ा सा बैक टेस्ट कर ले, स्ट्रेटेजी काम भी करती है कि नहीं। हाँ जी, लास्ट हमने ये स्ट्रेटेजी डिस्कस किया था, तो हमारे एक ऑडियंस ने मुझे बैक टेस्ट करके भेजा पिछले 1 महीने का, और 67% केस में प्रॉफिट था। ठीक है, चलो थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेते हैं पुराना जाके, क्योंकि लाइव नहीं कर सकते, तो पुराना जाके करेंगे। ठीक है जी, चलो यहाँ देखते हैं क्या हुआ है। चलो यहाँ पकड़ लेते हैं, यहाँ क्या हुआ आप मुझे बताओ। 5 डेज का मूविंग एवरेज हमारा कौन सा है? रेड। तो रेड वाले ने क्रॉस किया 20 डेज को ऊपर की तरफ। क्लियर? यहाँ पे कौन सा सिग्नल जनरेट होगा? जी, कौन सा सिग्नल आएगा? कहाँ पे यहाँ रंजना पे, जी, कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे अप साइड वाला बाइंग। ये वाला, ये वाला, ये आपको दिखा? यहाँ पे एक क्रॉस ओवर है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको आपके लिए। ये लो, अभी दिखा? ये क्रॉस ओवर मिला, 5 डेज के मूविंग एवरेज ने 20 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। कितना? यहाँ जी, निरंजन जी आपको शायद, ओके, नो इशू सर, आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्रॉसओवर हमें यहाँ पे मिला,
और ये क्रॉसओवर कैसा सिग्नल देगा हमें? बाइंग सिग्नल देगा। तो हम खरीदेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज होती है खरीदना कहाँ पे है ना? तो बड़े ध्यान से समझना, खरीदना कहाँ पे है? जिस कैंडल पे ये क्रॉसओवर मिला, उस कैंडल के हाई को क्रॉस होने के बाद मुझे खरीदना है। ठीक है जी। जिस कैंडल पे मुझे ये क्रॉसओवर मिलता है, उस कैंडल के हाई को क्रॉस करने के बाद मुझे खरीदना है। तो ये क्रॉसओवर मिला मुझे इस कैंडल पे, यहां, इसके बाद मुझे खरीदना है। ये मेरा एक बाइंग प्राइस हो गया, लगभग यहां पे। क्लियर? तो मेरी खरीदारी किस रेट पे हुई? 1,07,780 लगभग। और इसके बाद ये मोमेंट कंटिन्यू रहता है। ये मोमेंट कंटिन्यू रहा ऑलमोस्ट यहां तक। लेकिन मुझे निकलना कब है? एग्जिट कब लेना है? देखिए, एग्जिट के दो तरीके हैं। ठीक है। पहला तरीका है कि आप अपना एक टारगेट फिक्स करो कि मुझे पर ट्रेड कितना प्रॉफिट बुक करना है। जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप 400 से 500 रुपए का भी प्रॉफिट ले रहे हो इस स्ट्रेटेजी में, तो अच्छा है। ठीक है। तो पहली एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या हो गई कि 400 500 रुपए के आसपास प्रॉफिट मिलता है आपको, 400 500 पॉइंट का, आप प्रॉफिट लेके बाहर हो जाओ। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या होगी एग्जिट की, कि जैसे ही ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर वापस नीचे की तरफ आएगा, आप वहां पे एग्जिट कर जाओ। ठीक है जी। समझे दोनों स्ट्रेटेजी? 400 500 पॉइंट मिले तब भी निकल जाओ। और अगर, सर मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, और अगर आपका मूविंग एवरेज वापस क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, आप तब एग्जिट कर लो। ठीक है। सर एंट्री यहां पे हमने तब किया जब हमें एंट्री का सिग्नल मिला। सिग्नल कब मिलेगा? जब मेरा 5 दिन का मूविंग एवरेज 20 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ। तो इस कैंडल के ऊपर हमने देखा कि मेरा रेड मूविंग एवरेज ग्रीन मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। अब क्रॉस कर रहा है तो मेरा एंट्री बन रहा है। लेकिन एंट्री सिर्फ ये क्रॉसओवर आने पे नहीं बनानी। एंट्री बनानी है जिस कैंडल पे ये क्रॉसओवर आया, उस कैंडल का हाई क्रॉस होने पे। तो क्रॉसओवर इस कैंडल पे आया, इस कैंडल का हाई कब क्रॉस होगा अगली कैंडल में हम ढूंढेंगे। तो इस कैंडल पे हमने एंट्री किया जब इस कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा मार्केट। जो कि मैंने प्राइस यहाँ पे नोट किया, 1,07,781 रुपए। ठीक है, ये मेरा एंट्री प्राइस हो गया। अब नहीं, एग्जिट में दो नटराज तरीके जी, से। नटराज जी, यहाँ पे क्रॉस तो नीचे वाले कैंडल में किया था, तो हमें कहाँ पे एंटर करना है? इस ऊपर वाले कैंडल में एंटर कर लेते ना फिर। देखिए, ये वाली कैंडल पे क्रॉस नहीं हुआ, क्रॉस ओवर इस कैंडल पे कंफर्म हुआ है। हम्म। इस कैंडल पे क्रॉसओवर कंफर्म हुआ है, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर खरीदना है। अगर क्रॉसओवर इस कैंडल पे कंफर्म होता तो मेरी खरीदारी यहाँ पे हो जाती इस कैंडल के हाई के ऊपर। हाँ हाँ। है ना? जी। लेकिन इस कैंडल पे क्रॉसओवर नहीं आया, क्रॉसओवर इस कैंडल बनने के बाद शो हो रहा है। तो क्रॉसओवर मिला है इस कैंडल के ऊपर। इतना बारीकी से देखना पड़ता है नटराज जी, मैं तो अगर सोच रही हूँ अगली कैंडल पे जाके तुरंत खरीद लो। आसानी से पैसा कहाँ बनता है, मुझे ले चलो फिर। स्टॉक मार्केट छोड़ो, मैं कहीं की भी बात कर रहा हूँ जहां आसानी से बनता हो, छोड़ देंगे ये बिजनेस भी। आसानी से बनना चाहिए। ये कहीं नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। मेहनत लगेगी लगेगी। ठीक है। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हमने एंट्री किया। एग्जिट के दो तरीके मैंने डिस्कस किए। आपका डिजायर्ड प्रॉफिट 400 500 रुपए मिला वो ले लो, या वापिस अगर ये क्रॉसओवर मिल गया देखने को, एग्जिट कर लो। तो अगर मैं इस क्रॉसओवर पे एंट्री एग्जिट कर रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है लगभग लगभग कितना? 400 रुपए का। नहीं नटराज जी, लेकिन वो क्रॉस होने के बाद एग्जिट कर पाएंगे ना हम तो। जैसे ही आपको देखो, उसका भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप पहले कैसे समझ जाओगे। है ना? हाँ लेकिन हाँ। यहाँ इस क्रॉसओवर पे भी मैं देख रहा हूँ, तो क्रॉसओवर पे आपको फिर वेट नहीं करना ना क्लोजिंग व्लोजिंग का। आपको दिखा कि क्रॉस हो रहा है, तुरंत निकलो। जितनी अच्छा। सावधानियां एंट्री में बरतनी है, उससे कम सावधानियां एग्जिट में लेनी है। एग्जिट में बहुत ज्यादा वेट नहीं करना, एंट्री के लिए आप वेट करो परफेक्शन का। ठीक है। ठीक। और अगर मैं इस पूरे मूवमेंट को देखने की कोशिश करूं, मेरी एंट्री लेने के बाद प्राइस कहां तक मूव करके गया है, लगभग लगभग 600 650 पॉइंट का मूवमेंट मुझे मिला। तो 600 600 650 में मुझे कितना चाहिए? नहीं, नहीं तो यहाँ पे फिर रुकना नहीं है, 650 होते होते निकल जाओ। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि आप अपने मतलब का 400 500 बाहर हो जाओ। अच्छा, कोई फिर टेंशन चाहे नहीं। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए।
अब आपको और ऊपर की उम्मीद लग रही है, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, आप स्टॉप लॉस को ऊपर लेके आओ। ठीक है, तो ये हो गया एंट्री और ये हुआ एग्जिट। अब क्या रह गया, स्टॉप लॉस। तो पहला स्टॉप लॉस लगेगा आपके खरीदारी की हुई कैंडल के 3 कैंडल नीचे का। ठीक है, तो जिस कैंडल पे भी आपने बाइंग किया, उस कैंडल का पिछले 3 कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और और जैसे कैंडल जैसे प्राइस, कैंडल बहुत बड़ी है नीचे वाली तो। बताऊंगा उसका भी। अब जैसे जैसे प्रॉफिट आएगा, वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस ऊपर आ जाना चाहिए। आपको अगर 200-250 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, 200-250 पॉइंट का, तो आपका स्टॉप लॉस नीचे से अपनी बाइंग कॉस्ट पे आ जाना चाहिए, ताकि आपका रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाए। अब 400-500 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इंडिविजुअली, आपका नेचर क्या है ट्रेडिंग करने का। आप चाहे तो स्टॉप लॉस को और 200 रुपए ऊपर कर सकते हैं, आप चाहे तो निकल के बाहर हो सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके हम्म। ऊपर डिपेंड करेगा। अब इस केस में क्या हम देख रहे हैं, यहां मेरी एंट्री हुई और मेरा जो 3 कैंडल नीचे का स्टॉप लॉस है, ये यहाँ बन रहा है लगभग 700 पॉइंट का। कमाना कितना है मुझे, 500। 400 से 500 रुपए। स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, 700 रुपए। 700। रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे फेवर में है ही नहीं, हमें ट्रेड नहीं। लेना ही नहीं है। ऐसा अच्छा। कोई भी ट्रेड आपको नहीं लेना जिसमें आपके प्रॉफिट से ज्यादा लॉस की संभावना हो। अगर आप 400 रुपए का प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस 400 रुपए से कम ही होना चाहिए। 400 रुपए से ज्यादा वाला स्टॉप लॉस वाला ट्रेड आपको लेना ही नहीं है। इग्नोर करना भी सीखना पड़ेगा। हर जगह ट्रेड करेंगे, हर बार ट्रेड करेंगे, जरूरी नहीं है। प्रहलाद जी, जब तक बट ये हम, तो हमें, नहीं नहीं, एक मिनट। जैसे तो ये तो हमें हमें पता लगा ना कि यहाँ आगे जाके नीचे गिर रहा है, फिर हम पहले से कैसे पता लगाएंगे यहाँ पे? क्या दोबारा बताओ। जैसे आपने बोला यहाँ पे एंट्री कर लिया आपने, ठीक है। अब हम्म, करने से पहले ये चेक करना है कि भाई इतना, इसके 3 कैंडल देखो नीचे आपको सपोज पता लगा। लगा कि इस कैंडल पे क्रॉस ओवर आ गया। हाँ। अब आपको पता है कि इसका हाई जब क्रॉस होगा तब मैं खरीदूंगा। ठीक है। तो हाई हाई क्रॉस होने में और मेरे फाइंड आउट करने में क्रॉस ओवर मुझे थोड़ा तो टाइम मिलेगा। तो मुझे क्या चेक करना है, मुझे जस्ट पिछली 3 कैंडल का लो देखना है, 1 2 3, 3 कैंडल का लो, ये मैं चेक कर लूंगा यहाँ से इस कैंडल के हाई से और तीसरी कैंडल के लो तक का डिफरेंस कितना है। अगर ये डिफरेंस मेरे टारगेट के डिफरेंस से ज्यादा है, मेरा टारगेट कितना है, मैं 400 पॉइंट लेके चल रहा हूँ, तो मतलब 400 चार पॉइंट सौ से ज्यादा ज्यादा होना नहीं बड़ा, चाहिए। अगर 400 पॉइंट से बड़ा स्टॉप लॉस है, मुझे नहीं लेना ट्रेड। 400 से हम्म। कम कम स्टॉप लॉस मिल रहा है, मुझे करना चाहिए ट्रेड। तो इस वाले ट्रेड को क्या हम एग्जीक्यूट करते हैं, नहीं करते, क्योंकि नहीं स्टॉप करते। लॉस बड़ा है। लेकिन स्ट्रेटेजी काम कर रही है। मैंने तो रोज 1000 के स्टेटस ले लिए। देखो लेकिन स्ट्रेटेजी काम कर रही है ना। अगर हम थोड़ा और पीछे देखें, तो आप देखो हम्म। एक एक सेलिंग ट्रेड ढूंढते हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, 5 दिन के मूविंग एवरेज ने 20 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे की साइड क्रॉस किया। जी। और नीचे कहाँ, इस कैंडल पे क्रॉस हुआ, तो इस कैंडल पे मुझे इस कैंडल के नीचे लेना है। ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस। मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ। मेरा सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 1,07,700 रुपये। और तुरंत से आप देखो प्राइस कहाँ तक आया, मतलब आपके ट्रेड बनाते ही 800 पॉइंट की मूवमेंट आपको देखने को मिली। नहीं, तो आपने बोला था ना कि जहाँ क्रॉस होगी उसके अगले कैंडल में लेना है। मैम यहाँ क्रॉस हो गया, ये इस कैंडल पे क्रॉस ओवर मिल गया, इस कैंडल के लो पे मुझे ही लेना है। यहाँ पे जो मैंने बताया, थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो क्रॉस ओवर आपको इस कैंडल पे मिल चुका है। इस कैंडल के लो पे, इस कैंडल का लो यहाँ पे है। यहाँ आपने सेलिंग क्रिएट किया, और सेलिंग क्रिएट करने के बाद आपको एक बड़ा मूव देखने को तुरंत से मिला। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, आप ये देखो, यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना। यहाँ पे भी 5 डेज के मूविंग एवरेज ने 20 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। क्लियर है, इस कैंडल के लो पे मैं बेचूंगा। और अगेन देखो मेरा टारगेट कितना बड़ा मुझे देखने को मिला। अब इस स्ट्रेटेजी की सबसे अच्छी बात पता है आपको क्या है, इनकेस अगर हम गलत हो जाएं, तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा लॉस देके जाता है। क्योंकि जो बड़े वाले स्टॉप लॉस हैं 400 से ऊपर वाले, वो तो हम लेंगे नहीं।
तो जो छोटे वाले स्टॉप लॉस मिलेंगे ना वो बहुत छोटे मिलेंगे। जैसे मैंने एंट्री किया यहाँ पे इस कैंडल पे, मैं पिछली 1 2 3 कैंडल का हाई मेरा ये हो गया, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का आया? सिर्फ और सिर्फ 220 30 पॉइंट का। ये मोस्टली केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि 400 रुपए के प्रॉफिट के अगेंस्ट आपको 200 250 पॉइंट का ही रिस्क लेना है। मतलब हमेशा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बढ़िया रहेगा। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं अगर 10 ट्रेड कर लेता हूं, 10 ट्रेड में से मैं 5 बार गलत हो जाऊं, 250 250 रुपए का लॉस हो जाए, तो कितने रुपए का लॉस होगा? 10 ट्रेड में से 5 बार मुझे लॉस होगा 1250 रुपए का, राइट। और बचे हुए 5 ट्रेड में मुझे 400 400 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, तो मुझे लॉस होगा, प्रॉफिट होगा 2000 रुपए का। 5 ट्रेड में अगर मैं 400 400 रुपए का प्रॉफिट करता हूं, तब भी मैं प्रॉफिट में रह जाऊंगा। तो जो 12 दिन मैंने निकाल दिए ना कि प्रॉफिट से लॉस कैंसिल हो गया, एक्चुअल में वो सारा प्रॉफिट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे। अच्छा, अब कई लोगों को लग रहा हो कि यार ये तो 1000 1200 रुपए में बात कर रहे हैं, इसमें क्या ही प्रॉफिट आएगा। तो आप अपनी कैपिटल के हिसाब से अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अगर मैं एक लोट में 400 रुपए के प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 2 लोट में काम करो, आपका सेम टारगेट भी डबल हो गया, स्टॉप लॉस भी डबल हो गया। आपको एक ट्रेड में 400 की जगह 800 रुपए का प्रॉफिट आएगा। ये तो हमारी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है ना। मैं ये जहां पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा हूँ कि पर ट्रेड आपको 400 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा और पर ट्रेड आपको 200 250 पॉइंट का लॉस मिलेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक लोट में काम करके बना रहे हो या 5 लोट में काम करके बना रहे हो, ठीक है। अच्छा रविराज जी, 3 कैंडल में यदि जो आ रहा है स्टॉप लॉस वो 400 से ज्यादा है तो नहीं लेना ना वो ट्रेड नहीं। इग्नोर, प्रॉपर इग्नोर। हाँ, ठीक। ठीक है जी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? बहुत सिंपल है। रविराज जी एंट्री एक मिली। क्वेश्चन है। रविराज जी क्वेश्चन है। इसको जब हम लोग मूवी एवरेज देखेंगे तो क्या कैंडल को नहीं चेक करना? कैंडल का चार्ट जो देखते जैसे मान लो कई बार ऐसी होती है सिचुएशन कि यहाँ पे एंट्री है ही नहीं बट वो क्रॉस करके निकला है तो क्या देखो करें दो, फिर? देखो दो चीजें हैं मैम। आप दो स्ट्रेटेजी को मिक्स नहीं कर सकते। अच्छा। या तो आप जो डिस्कस कर रहे हो वो है प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी क्या है कि ये मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे एक मल्टीपल टॉप बन रहा है। तो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी क्या है कि मैं इस टॉप के बाद खरीदूंगा, एक ब्रेकआउट हम्म। मिलेगा तब खरीदूंगा। लेकिन अब जी। इस स्ट्रेटेजी में मैं ब्रेकआउट, डबल बॉटम, डबल टॉप, इन चीजों का मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ। कंफ्यूजन कब क्रिएट होता है? जब आप दो स्ट्रेटेजी पे एक साथ काम कर लेते हो। किसी हाँ। दिन आप ट्रेड बनाओगे मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे, किसी दिन आप ट्रेड बना लोगे कि बहुत गिर गया, सपोर्ट के पास है, मैं तो खरीद लेता हूँ, जबकि मूविंग एवरेज हाँ आपको सिग्नल नहीं दे रहा खरीदारी का। बिल्कुल, ये बट आप गलतियां मैंने प्राइस करी है एक्शन को एक्चुअली। देख के कि डबल बॉटम बन रहा है यहाँ खरीद लेता हूँ, आपने क्या किया, दो स्ट्रेटेजी को मिक्स करके एक सीढ़ी बना दी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, लेकिन फिर आप फिर उसी पे काम करो, फिर ये क्रॉसओवर को भूल जाओ, किसी एक स्ट्रेटेजी पे आप पकड़ के काम करो। नहीं पर ये क्रॉस ओवर अच्छा लगा मुझे, इजी है तो फिर सर उसी एक्चुअली। पे रहो। आपके आपके पिछले कुछ ट्रेड गलत इसलिए पड़ गए क्योंकि आपने क्रॉसओवर का वेट हाँ नहीं किया और आपने दूसरी चीज को जी, देख के ट्रेड लिया। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वो नहीं एग्री। करना है। हम्म। तभी मैंने हर क्वेश्चन, तो हर बार मतलब जब आपने मुझे नहीं ट्रेड कभी लिख के चार्ट भेजा, वगैरह की टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ इसको क्रॉस ओवर को देख करके अपना मूविंग डिसीजन एवरेज ले लो, को, दैट्स इट। डेफिनेटली मूविंग एवरेज को, ये देखो ठीक यहाँ है डन। क्रॉसओवर मिला और थोड़ा सा आगे भी अगर आप देखो, यहाँ पे क्रॉसओवर मिला, स्टॉप लॉस कितना था यहाँ? भाई यहाँ क्रॉसओवर मिला, यहाँ मैं एंट्री करूंगा, इस एंट्री के बाद मेरा स्टॉप लॉस कितना है? अगेन वही 250 से 300 पॉइंट के बीच। लेकिन मेरा टारगेट कितना मिला? मुझे प्रॉपर 400 रुपए पूरे मिल गए। कभी भी आप देखोगे प्रॉफिट हमेशा आपका बड़ा होगा आपके स्टॉप लॉस से। ये देखो कितनी बढ़िया एंट्री बनी, यहाँ पे एंट्री बनी, यहाँ इस प्राइस पे भी अगर मैं एंट्री करूंगा तो आप देखो कितना 1000 रुपए तक का मूवमेंट मेरी साइड में चलता ही चला जा रहा है। और स्टॉप लॉस कितना आता, यहाँ एंट्री करता स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा ये आ जाता मेरा 285 रुपए का। 285 रुपए के अगेंस्ट मुझे 1000 रुपए का मूवमेंट आपको मिल गया। आप ट्रेल के जरिए 1000 रुपए भी ले सकते हो, नहीं तो 400 500 अपने मतलब के लेके बाहर हो जाओ। ये आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ मैं आपको ये ज्ञान नहीं दे सकता कि आपको 400 लेनी चाहिए, 1000 के लिए बैठना चाहिए। ये आपका नेचर कैसा है, आप मार्केट को कितना ट्रैक कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो। ट्रेलिंग कर सकते हो स्टॉप लॉस की, कर सकते हो, बढ़िया बात है। नहीं कर सकते हो, 400 रुपए 500 रुपए मिले, खत्म करो कहानी। तो रविराज जी फिर अगर एक ही स्ट्रेटेजी से काम होता है तो इतनी स्ट्रेटेजी हम क्यों देखें फिर?
एक ही तो पे काम नहीं कर ले? किसने बोला देखने के लिए? नहीं तो अब अपने होता है ना, अपने ये अपने सीखो, वो प्रॉफिटेबल, करो, वो देखो, करो। एक हाँ, सक्सेसफुल ट्रेडर क्या होता है, एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बनाता है, उसी पे बना रहता है, उसी में इंप्रूवमेंट ढूंढता रहता है। वो अच्छा। 50 नई स्ट्रेटेजी नहीं बनाता। आप हाँ। बोलो मैं ट्रायंगल भी बनाऊंगा, मैं आरएसआई भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, सब कुछ मैं ही कर लूंगा, बॉलिंजर बैंड भी लगा लूंगा, आप यही लगाते रह जाओगे, पैसा कोई और बना के ले जाएगा। जी। हाँ, आप यही करते रह जाओगे, पैसा कोई और बना लेगा। आप कोई एक प्रॉफिटेबल, अगर ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आ रही है, प्रॉफिटेबल लग रही है, इसी पे फोकस करो, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। कहाँ डबल बॉटम बना, कहाँ डबल टॉप बना, ब्रेकआउट कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, क्या मतलब है? हमने ढूंढ लिया ना, मुझे एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेनी है, बात खत्म। भाई मुझे रिस्क कितना लेना है मुझे पता है, पहले से ट्रेड डालने से पहले पता है कि मैं कितना रिस्क लूंगा, 3 कैंडल नीचे का स्टॉप लॉस। प्रॉफिट मुझे एग्जैक्ट। पता है 400 500 तो मिलना ही है। नहीं मिलेंगे क्या होगा, 250 300 चले जाएंगे। और मैं उन जाने के लिए बैठा हूं ना, 22 में से 10 ही दिन का तो प्रॉफिट मैं सोच के चल रहा हूँ। 12 दिन तो मैं इसी उधेड़पुर में निकाल के पहले ही रख दिए ना साइड में, नहीं बनेगा पैसा 12 दिन में। अब इससे ज्यादा क्लियर मैं क्या बताऊं और? हाँ, बना मैं 22 दिन का भी प्रॉफिट बता सकता आपको, 400 पॉइंट का हर दिन, नहीं, मैनिपुलेशन ऐसे ही होता सच है। में ना, सच में पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी ये स्ट्रेटेजी, और ये काम करती है एक्चुअली, क्योंकि मैंने ट्राई भी किया उस पर। हाँ, है ना? ये है कि हम डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो गलतियां होंगी। अब इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है, अगर आप देखो इस स्ट्रेटेजी में कई बार क्या हुआ, जैसे यहाँ पे आप देखो ये क्रॉसओवर मिला, उसके बाद फिर से वापस क्रॉसओवर आ गया तुरंत से, फिर से 3 क्रॉसओवर बहुत जल्दी जल्दी आ गए। तो ये छोटे छोटे क्रॉसओवर जो बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये नॉइज क्रिएट करते हैं, शोर शराबा। और वो शोर शराबा पैनिक करता है हमें कई बार। तो कई बार ऐसे कुछ फेक ट्रेड जो प्रॉफिटेबल नहीं थे, वह ट्रेड बन गया, वो मैं कैसे अवॉइड करूं? जैसे ये एक क्रॉसओवर मिला, बट ये क्रॉसओवर 2 कैंडल बाद ही वापस हो गया, तो ये फेक क्रॉसओवर काउंट हो गया, एक्चुअल में यहाँ ट्रेड था नहीं। कैसे इस तरीके के फेक ब्रेकआउट को या फेक क्रॉसओवर को हम इग्नोर करें, है ना? इसको बोलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी में इंप्रूवमेंट लाना, कि जहां मैं सही नहीं हो रहा हूं, उन वाले ट्रेड को मैं इग्नोर कैसे कर सकता हूं। तो उसके लिए सबसे सिंपल रास्ता पता है क्या है? आप 15 मिनट की जगह 30 दिन का टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करो। सबसे आसान तो यही है। 15 मिनट की जगह आप टाइम फ्रेम लगा लो 30 मिनट्स का। तो 30 मिनट का आप टाइम फ्रेम लगा लोगे, आप देखोगे आपको थोड़ा और क्लियर बाइंग सेलिंग सिग्नल देखने को मिले, आपके टारगेट भी और बड़े हो गए। आप ये वाला क्रॉस ओवर देख रहे हो, कहाँ मिला? इस कैंडल पे मिला। अगर मैं 3 कैंडल का हाई भी पकड़ूं, तो मेरा स्टॉप लॉस है 400 रुपए का, जो मेरे टारगेट के बिल्कुल बराबर है, मैं ले सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मेरा प्रॉफिट कहाँ तक आके चला गया, आप देख रहे हो? 3.5 4 हजार तक का मूवमेंट आया सिल्वर, वन साइडेड मेरे फेवर में। प्रॉफिट कितना मूव आया? 4 हजार, और स्टॉप लॉस कितना था? 400। तो दस बड़े गुना प्रॉफिट, प्रॉफिट अब था। ये बड़े प्रॉफिट आप लोगे नहीं लोगे, देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये मैंने बड़े क्लियर आपको बता दिया, 4 हजार पॉइंट का मूव आया, बट ये आसान नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे दिन चेंज हो गया, और मैं आपको बोल रहा हूँ आपको कैरी नहीं करना। कैरी करना है या नहीं करना, ये आपका एक डिसीजन हो गया। दूसरा, अगर मैं यहाँ तक भी देख लूँ सेम डे में, तो 900 950 पॉइंट, 1000 रुपये तो मुझे यहाँ तक भी मिले। अब 1000 रुपये आपको ट्रेलिंग के जरिए लेने आते हैं नहीं आते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी। ये एक आप एक फिल्टर लगा सकते हो कि 30 डेज का मूविंग एवरेज का आप इस्तेमाल करो। ठीक है। इसके अलावा और अगर किसी को फिल्टर चाहिए, अगर आपका दिमाग कंफ्यूज ना हो, हैंग ना हो, तो एक और इंडिकेटर आप यहाँ पे लगा सकते हो, और उस इंडिकेटर का नाम है गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज। ठीक है। इसको लगा के क्या होगा, आपका चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो मैं अगेन ये बता रहा हूँ, ये आपको तब करना है जब आप कंफ्यूज ना हो, आपका दिमाग इन सारी चीजों को ऑब्जर्व एब्जॉर्व कर ले। तो ये क्या है, यहाँ आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखेगा। 5 मूविंग एवरेज आपको दिखेंगे रेड कलर में, और 5 मूविंग एवरेज आपको दिखेंगे लाइट ग्रीन कलर में। ठीक है। अगर 500 मूविंग एवरेज ग्रीन वाले नीचे हैं रेड वाले से,
तो हमारा सेलिंग ट्रेड और थोड़ा सा स्ट्रोंग हो जाता है। ठीक है। और अगर पांचों ग्रीन वाले ऊपर हैं लाल वाले से, तो हमारा बाइंग ट्रेड और कंफर्म हो जाता है। आप देख रहे हो यहाँ हमारा ये बाइंग ट्रेड कंफर्म हुआ, यहाँ पे इवन सारे ग्रीन वाले रेड वाले को क्रॉस करके चले गए, और ये ट्रेंड लगातार कंटिन्यू रहा, आई थिंक 7-8 हज़ार पॉइंट की मूवमेंट तक। तो हम अपने ट्रेड की डायरेक्शन को ये और रेड थोड़ा सा। वाला, रेड वाला 5 डेज वाला है ना फिर? जी। जो रेड वाला है ये 5 डेज का है ना? हाँ, रेड वाला 5 डेज का है, बट मैं अभी रेड और ग्रीन वालों में नहीं बता रहा हूँ ईएमए में। मैं ये जो गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज वाला लगाया, जिसके अंदर 10 मूविंग एवरेज है, इनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। है ना। तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये रेड कलर वाले छह आगे, सॉरी छह छह है एक में, छह ये आगे और छह ही ये लाइट ग्रीन वाले आ गए। तो ग्रीन वाले अगर ऊपर है, रेड वाले नीचे है, तो आपका सिग्नल थोड़ा और स्ट्रोंग हो गया। और रेड वाले अगर सारे नीचे हैं, जस्ट अ सेकेंड, रेड वाले अगर सारे ऊपर हैं, ग्रीन वाला नीचे है, तो आपका सेलिंग ट्रेड और कंफर्म हो गया। और ग्रीन वाला अगर ऊपर है, देखो यहाँ पे भी ये ग्रीन वाला नीचे है, आपका सेलिंग कंटिन्यूअसली है। और यहाँ पे आप देखो ये ग्रीन वाला आपका ऊपर है, आपकी बाइंग कंटिन्यूअसली है। ठीक है। और पीछे भी अगर हम जाके देखेंगे, यही डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखो यहाँ ये सारे मल्टीपल मूविंग एवरेजेस जो है, ग्रीन वाले ये ऊपर है, रेड वाले से ट्रेंड लगातार पॉजिटिव बना हुआ। ठीक है। ये कंफ्यूजिंग कर सकता है, इसको आप फिलहाल के लिए शुरुआत में इग्नोर भी कर सकते हो। आप थोड़ी हाँ, सी ये प्रैक्टिस ज्यादा करो। कंफ्यूज हो गए इसमें तो हाँ, रेवराज जी, ये उर्दू में इसलिए ठीक मैंने थे। शुरुआत में ये बात बोली थी, क्योंकि दो तीन चीजें एक साथ ट्रैक कर पाना शुरुआत में आसान नहीं होता। तो आप क्या करो, शुरुआत में सिर्फ एक सिंपल स्ट्रेटेजी को फॉलो करो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मनीषा जी, आपको याद है लास्ट हमने वेबिनार कब किया था कमोडिटी वाला? जी, डेट ये याद है? लास्ट वीक से लास्ट, डेट डेट एक मैं बताती हूँ। 20, आई थिंक 20। 20 को, है ना, 20 जुलाई को। तो यस। 20 जुलाई के बाद आप थोड़ा सा कोशिश करके देखो। ये 20 जुलाई को, 20 के बाद 21 को मार्केट ओपन हुआ। 21 के बाद हमें एक ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला। थोड़ा सा हम बैक टेस्ट कर लेते हैं पिछले 15 दिन में किस तरीके का ट्रेडिंग रहा होगा ये वाला। ठीक है जी। तो यहाँ क्या हुआ, ये एक अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ मिली, बाइंग सिग्नल मिला। अगर मैं यहाँ एंट्री करता हूँ, अ, तो मेरे पास आप देखो एक अच्छा खासा डायरेक्शन मुझे देखने को मिला पूरा। तो ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट में गया। ठीक है, 400-500 पॉइंट लेके मैं निकल जाऊं, अपना मेरा काम हो गया। एक दूसरा ट्रेड मुझे कहाँ देखने को मिला? मुझे एक ट्रेड आप यहाँ देखने को मिला। और इस सेल ट्रेड, जी, सेल ट्रेड है ना ये? ये सेल ट्रेड देखने को मिला। यहाँ पे भी मेरा लगभग 1,000 रुपए का मूवमेंट है, तो 400 रुपए मेरे तो मिल गए मुझे। दो ट्रेड में मुझे प्रॉफिट मिला। तीसरा ट्रेड मेरा यहाँ पे बना। यहाँ मैं एंट्री करता हूँ इस कैंडल के ऊपर, जो मेरी एंट्री बनेगी कभी इस कैंडल पे आके, एंट्री नहीं बनी बीच में कहीं। और यहाँ बनी, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया यहाँ पे 400 रुपये में। तो दो तीन ट्रेड में से मेरे अभी दो में स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट यहाँ पे मेरा एक सेलिंग ट्रेड फिर से बना। और यहाँ मैं एंट्री करता हूँ इस कैंडल पे, अगेन मेरा एक फिर से बड़ा मूव देखने को मिला। मैं बड़े मूव के को इग्नोर करूं, अगर मैं 400 के प्रॉफिट भी काउंट करूंगा, तो चार ट्रेड में से अभी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तीन प्रॉफिट हो गए। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं ये लेके चल रहा हूँ, है ना। ये मुझे एक एंट्री पॉइंट मिला। अगेन देखो, इस तरीके की भी चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। जब आपका एंट्री के बाद कैंडल का मूव बहुत बड़ा बन जाए, डोजी कैंडल बन जाए, तो डोजी कैंडल पे आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। फिर आपको एकदम से ट्रेड नहीं ढूंढना, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। डोजी क्या होता है? डोजी एक ऐसा कैंडल होता है जो एक ही कैंडल के अंदर प्राइस बहुत ऊपर और बहुत नीचे चला जाता है, लेकिन क्लोजिंग वहीं आ जाती है जहां ओपनिंग हुई थी। तो डोजी को आपको इग्नोर करना चाहिए, है ना। सेम यहाँ पे आप देखो, ये एक सेलिंग ट्रेड बना और मेरा एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया यहाँ पे, ऑलमोस्ट जहां खरीदा वहीं स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, मोटा मोटा 150 पॉइंट का। तो कोई भी आप देखो, अगर मेरा बाइंग ट्रेड बन रहा है, मेरे लगभग 400 रुपये हर बार मिल रहे हैं। अगर मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है, तो 150, 200, 250 ऐसे ही मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं। ये एक सेलिंग ट्रेड अगेन फिर से बना, यहां से भी मैं एंट्री करूंगा, मेरे पास पैसा बन रहा है। और ये आपको दिमाग लगाना है कि आप ट्रेलिंग के जरिए ये जो 1,000 1,000 1,500 पॉइंट के मूवमेंट मिल रहे हैं ना, ये कैसे कैप्चर कर पाओगे।
है ना, जरूरी मतलब जो हमारी स्ट्रेटेजी है ये तो आपको 2-2 हज़ार तक के प्रॉफिट दे रहा है एक ही ट्रेड में, बट उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा नेचर आपको अपना लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, डन है।